So hello everyone, firstly I welcome you all to my channel Study with Bisu। तो आज के इस पार्टिकुलर वीडियो लेक्चर से हम लोग क्लास 12 के फाइन आर्ट्स के टर्म 2 में अपने सिलेबस को आगे ले चलेंगे और एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका की नाम है द बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग। यहाँ पर एक चीज आप लोग नोट करिएगा, यहाँ पर द बंगाल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग नहीं है, सिर्फ पेंटिंग। अब ये भैया मिनिएचर क्यों नहीं है, तो अभी तक आप लोगों ने टर्म 1 यानी कि यूनिट 1 एंड 2 पहाड़ी, राजस्थानी, मुगल एंड डेक्कन जितना भी पेंटिंग्स हम लोगों ने पढ़ा वो मिनिएचर छोटे छोटे पेंटिंग्स की बात हो रही थी। लेकिन अब यहां से जो भी पेंटिंग्स बने हैं सारे बड़े बड़े पेंटिंग्स बने हैं। इसीलिए इस चैप्टर का भी नाम है द बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग, ना कि मिनिएचर पेंटिंग। तो ये वीडियो को हम लोग आगे स्टार्ट करने से पहले कुछ बात बता दूं, ये वीडियो लेक्चर आने में लेट हो गया, 2-3 कारण था। पहला चीज तो ये हो रहा था कि पिछले वाले वीडियो पे रिस्पांस भी सही नहीं मिला मुझे, और स्टूडेंट सब बोलने लगे आप भले ही डाल दीजिए लेकिन मैं पढ़ूंगा एग्जाम टाइम में ही। लेकिन 2-3-4 स्टूडेंट थे वो बोलते थे डालने के लिए। और दूसरा चीज, मेरा स्टूडियो में वाटर सीपेज आया था, पूरा स्टूडियो में पेंट हुआ, उसका जो भी मतलब वर्क होता है वो सब कराने में टाइम गया। फिर मेरा ग्रेजुएशन का भी एग्जाम आ रहा है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चैप्टर जो है ना काफी ज्यादा मतलब शुरुआती समय में हमको टफ लग रहा था कंटेंट बनाने में। 17-18 दिन का कंटिन्यूअस वर्क लगा है, तब जाके मैं यहाँ पे प्रिपेयर कर रहा हूँ। वो आप लोग पढ़ो ना, आप लोग पढ़ोगे तो आप लोग को ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि हाँ इस कंटेंट में कुछ डिफरेंट है। तो चलिए, जो लोग नए हैं उनको थोड़ा सा मैं बता दूं, मैं अपने चैनल पे एकदम लेटेस्ट जो सीबीएसई का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग फाइन आर्ट्स पढ़ा रहा हूं क्लास 12 के लिए। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको इजी और सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं। साथ में आपको नोट फैसिलिटी अवेलेबल होगा मेरे चैनल पे कुछ देर में, मतलब जैसे सिलेबस कंप्लीट होता है आपको इसका भी मतलब नोट्स भी पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा। और इसके बाद ये देखो, अब जैसे जो हम लोगों ने पढ़ा इंडियन नेशनल फ्लैग जिसमें एवोल्यूशन और उसका सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस पढ़े थे, उसके बाद ये पढ़ रहे हैं बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग। इसके बाद मतलब ये दोनों मिलके यूनिट 3 हम लोग का खत्म होता है। इसके बाद 7 से 10 दिन के अंदर, रिपीट कर रहा हूं 7 से 10 दिन के अंदर आपका यूनिट 4 का 1 शॉट वीडियो आएगा। यूनिट 4 में कुछ नहीं है, सिंपली 4 पेंटिंग्स, 4 ग्राफिक्स, 4 स्कल्पचर है, उसका एप्रिसिएशन करना है और थोड़ा सा मॉडर्न ट्रेंड्स के बारे में इंट्रोडक्शन होगा। तो वो आएगा 1 शॉट वीडियो होगा, 1 घंटा के आसपास का वीडियो होगा, कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग का इसी के साथ टर्म 2 का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये नॉलेज, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको देना जरूरी था मेरे साइड से, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग अपना सिलेबस आगे बढ़ाते हैं और इस चैप्टर को शुरू करते हैं। सो एज यूजुअल हम लोग चैप्टर पढ़ने से पहले एक बार जरूर देख लेते हैं कि सीबीएसई इसमें हम लोग को क्या क्या बोला है पढ़ने के लिए, ठीक है। तो देखो ये फर्स्टली तो यूनिट 3 है, इसमें यहाँ पर ये टाइटल मिसिंग था, मैंने बताया था ये मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट नहीं होगा, यहाँ पर होगा इंडियन नेशनल फ्लैग एंड इट्स सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स कलर्स एंड फॉर्म। देखो यहाँ पर ये चीज है, तो ये हम लोगों ने कवर कर लिया। और आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग बंगाल स्कूल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि हम लोग पहले तो इसका ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट देखेंगे, उसके बाद इसके मेन फीचर्स के बारे में देखेंगे, और कुछ पेंटिंग्स है बंगाल स्कूल का उसका एप्रिसिएशन देखेंगे, जैसे जर्नी एंड, शिवा एंड सती, राधिका और मेघदूत। ये कुछ पेंटिंग्स है, इनका हम लोग एप्रिसिएशन करेंगे। और उसके बाद लास्टली हम लोग कंट्रीब्यूशन देखेंगे इंडियन आर्टिस्ट का, जो कि नेशनल फ्रीडम मूवमेंट हम लोग के कंट्री में हुआ था, उसमें इंडियन आर्टिस्ट का क्या कंट्रीब्यूशन था उसके बारे में पढ़ेंगे। और इसी के साथ हम लोग का यूनिट 3 कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट वीडियो यूनिट 4 का 1 शॉट आएगा। उसके बाद आप लोग का सिलेबस एकदम खत्म। तो चलिए यहाँ से हम लोग अपना चैप्टर देखना शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं। सो देखो यहाँ पर ओरिजिन एंड डेवलपमेंट स्टार्ट करने से पहले हम लोग को थोड़ा सा 5 से 10 मिनट इंट्रोडक्शन लेना जरूरी है। देखो मैक्सिमम यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा डायरेक्ट ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, लेकिन लिटरली मैं बोल रहा हूँ आप लोग को अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा 2-3 बार पढ़ने के बाद भी। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग उसके लिए क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेंगे, थोड़ा सा इधर उधर से कुछ चीज जानने का कोशिश करेंगे, समझेंगे, तब जाके हम लोग ओरिजिन एंड डेवलपमेंट में। देखो ये इंट्रोडक्शन ऐसा नहीं है कि एग्जाम में इसको नहीं लिखोगे, आप लोग इससे और ओरिजिन एंड डेवलपमेंट दोनों को मिक्स करके मिक्स कंटेंट लिखोगे। ये इंट्रोडक्शन एकदम जरूरी है समझना आपको, तब आगे का कहानी समझ में आएगा। अब कहानी में 19वीं सदी के पहले क्या हुआ वो नहीं पढ़े और 20वीं सदी का पढ़ने लगे तो फिर आपका सीक्वेंस ब्रेक हो जाएगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पर पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, उसके बाद हम लोग अपना ओरिजिन डेवलपमेंट तो पढ़ेंगे ही। तो चलिए हम लोग समझते हैं। तो इन
19th century, the Indian miniature paintings were started to show their decline or wind with the coming of ब्रिटिश इंपायर इन इंडिया। देखो 19वीं सदी में आप लोग जितना भी यूनिट 1 एंड 2 में पेंटिंग्स पढ़े हैं उसमें ओरिजिनल डेवलपमेंट में आप लोग देखे होंगे कि 19वीं सदी में सारा पेंटिंग जो है मतलब खत्म हो जा रहा था। ठीक, क्यों खत्म हो रहा था? तो यहाँ पर हम लोग जान गए कि ब्रिटिश इंपायर उसके बाद 1857 यानी कि 19वीं मिड ऑफ 19th सेंचुरी में आ गया था। ठीक, अब ये जब ब्रिटिशर जब आया ना इंडिया में, ब्रिटिश एम्पायर जब मतलब इस्टेब्लिश हो गया इंडिया में, तो ठीक है, जो ब्रिटिशर जो थे वो स्टार्ट कर दिए इंसल्ट करना। वो लोग क्या इंसल्ट तो करेंगे ही, वो स्टार्ट कर दिए इंसल्ट करना इंडिया ट्रेडिशनल आर्ट का, और कहते थे कि जो कोई एक्सीलेंस नहीं है इंडियन का जो ट्रेडिशनल आर्ट है उसमें। और सरप्राइजली कुछ लोग जो है, कुछ यंग पेंटर्स जो है या फिर कह लो आर्टिस्ट जो है, वो जो फेवर में थे इंग्लिश लैंग्वेज के, यूरोपियन लाइफ स्टाइल के, यूरोपियन आर्ट स्टाइल के, वो लोग इसको मान भी लेते हैं और स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, पेंटिंग्स को यूरोपियन स्टाइल में करना। ठीक, तो यहाँ पर क्या चीज हम लोग समझे, 19वीं सदी में आने पर मिनिएचर पेंटिंग जो था वो खत्म होने लगा। ब्रिटिशर जब आए इंडिया में वो लोग अपना एम्पायर एस्टैब्लिश किए। एस्टैब्लिश करने के बाद वो तो ऐसे ही करते थे ना, इंडिया को हर जगह नीचा दिखाते थे हर फील्ड में। वो एजुकेशन के फील्ड में आए तो एजुकेशन सिस्टम बदल दिए थे, तो उसी तरह आर्ट के फील्ड में आए और वो लोग बोलने लगे कि इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट है भैया, इसमें कोई एक्सीलेंस नहीं है, ये वो 10 तरह का बात बोलने लगे। और सरप्राइजली कुछ यंग जो आर्टिस्ट थे वो बिलीव कर लिए, जो फेवर में थे इसके, ठीक, और उस पर पेंटिंग भी करने लगे। ठीक, लेटर फॉर इंडियन पेंटर्स हु आर इन सपोर्ट ऑफ यूरोपियन आर्ट, ब्रिटिशर स्टार्टेड टू एस्टैब्लिश द ब्रिटिश आर्ट स्कूल। अब क्या हुआ आगे चल के, जो मतलब आर्टिस्ट जो थे, जो सपोर्ट में थे यूरोपियन आर्ट के, उनके लिए क्या किए ब्रिटिशर जो है आर्ट स्कूल जो है डिफरेंट कंट्री के पार्ट्स में मतलब एस्टैब्लिश करने लगे, जैसे कि कलकत्ता, लाहौर, मद्रास, बॉम्बे, और यूरोपियन आर्ट वहां पे उन आर्टिस्ट को जो सपोर्ट में थे उनको पढ़ाया जाने लगा। तो आई होप आपको ये थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा, रिलेट भी कर रहे होगे पिछले यूनिट 1 एंड 2 से। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। Later on, this influence increased at that extent that some of the Indian painters with European painters started to paint Lord Shiva wearing European clothes and Lord Krishna driving a water vehicle. अब कुछ समय के बाद, मतलब ऐसे आगे बढ़ते गया समय, उस समय के बाद इतना ज्यादा हद तक ये इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा कि कुछ इंडियन ही पेंटर्स अपने जो थे हम लोग के, वो यूरोपियन पेंटर्स के साथ मिलके ट्रेडिशन को, अपने कल्चर को, यूरोपियन कल्चर को स्मार्ट दिखाने के लिए क्या करने लगे, लॉर्ड शिवा को वेस्टर्न क्लॉथ में पेंट करने लगे। कृष्ण जी को जो है, जो बुलक कार्ट पे, बुल पे सॉरी काउ बुल पे जो भी मतलब घूमते हैं, उसको क्या किया इन्होंने मोटर व्हीकल पर बना के और पेंट करना शुरू कर दिया। तो इतना हद तक इनका इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा था। ठीक है, एट दैट टाइम, उसी समय पे एक न्यू स्टाइल जो है पेंटिंग का आया था जिसका नाम था कंपनी स्कूल और स्टाइल ऑफ पेंटिंग। ये जो था उसी टाइम पे आया था, केम इनटू एग्जिस्टेंस। In this style, painting of the combination of Indian traditional and European style was used to make painting. अब देखो ये जो कंपनी स्कूल जो था या फिर स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग था, इसमें मान लो एक पेंटिंग को बनाना है तो ये यूरोपियन स्टाइल और जो इंडियन ट्रेडिशनल स्टाइल था, इन दोनों के मिक्सचर से ये पेंटिंग बनता था। ठीक, ये जो है स्टाइल जो है ये उस टाइम पे पॉपुलर सिर्फ इंडिया में ही नहीं था, साथ में ब्रिटिशर के में भी फेमस था और साथ में ब्रिटेन में भी ये पेंटिंग्स काफी ज्यादा फेमस था। थोड़ा सा और मैं इसको इंफॉर्मेशन आपको दूं तो क्या करते थे ब्रिटिशर, इस स्टाइल में पेंटिंग इंडिया में बनवाते थे और ब्रिटेन में जाके बिकता था, बहुत ज्यादा चलता था इस टाइप, मतलब ये कंपनी स्टाइल और स्कूल का मिनिएचर पेंटिंग, नॉट मिनिएचर पेंटिंग। ठीक, तो दिस स्टाइल ऑफ पेंटिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय राजा रवि वर्मा। ये स्टाइल का जो पेंटिंग है राजा रवि वर्मा ने इंट्रोड्यूस किया था। इनके बारे में थोड़ा सा और बताऊं तो उस टाइम ये इतना ज्यादा पेंटिंग्स करने लगे थे कि इनका पेंटिंग्स कैलेंडर्स में छपने लगा था, बहुत सारी जगह ये मतलब वायरल टाइप हो गए थे। ठीक, सबके घर घर तक इनका पेंटिंग पहुंच गया था, लेकिन ये भी सक्सेस नहीं रहा क्योंकि आखिर यूरोपियन का मिक्सचर था, कब तक इंडियन लोग चुपचाप बैठे रहते। बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, ठीक है, मतलब ये देखो 1857 के आसपास ये शुरू हुआ होगा, मतलब मिड 19 में, और इंड 19 में ये खत्म होने लगा था और 20th सेंचुरी के स्टार्ट में ये जो है ये भी आर्ट खत्म होने लगा था। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारा चीज अच्छे से एक कहानी के फॉर्म में समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। सो नेक्स्ट, इन दैट सर्कमस्टांसेस some of the Indian artists like Abhinendranath Tagore and Ravi Verma and some of the European artists like E.B. Habel with their own effort received the Indian traditional
art, sorry, revive the Indian traditional art and produced feeling of Indian traditional arts in Indians with the idea of creativeness. So self-respect of Indian traditional arts कम्स बैक अगेन। देखो ये ईवी हैवेल, अवनींद्रनाथ टैगोर, इन लोग के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर समझते हैं। अब इस सिचुएशन में ये अवनींद्रनाथ जो टैगोर जो थे और साथ में राजा रवि वर्मा थे, ईवी हैवेल मेनली, देखो अवनींद्रनाथ टैगोर और ईवी हैवेल। अब देखो ईवी हैवेल ये एक ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर थे, लेकिन इनको भी इंडियन स्टाइल जो था पेंटिंग को करने का वो काफी ज्यादा पसंद था। इंडियन स्टाइल जैसे कि राजस्थानी हो गया, पहाड़ी हो गया, मुगल हो गया, देखन, ये स्टाइल इनको अच्छा, इनको ये चीज अच्छा नहीं लगता था कि ब्रिटिशर जो थोप रहे थे इंडियंस पे यूरोपियन आर्ट को, ये उसके अगेंस्ट में थे। तो अवनींद्रनाथ टैगोर और जो ईवी हैवेल थे, कुछ समय के बाद इन लोगों ने ट्राई किया था इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट को रिवाइव करने का बाय द स्टार्टिंग ऑफ बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन समझते चलो, ठीक है। उसके बाद इन्होंने जो इंडियन आर्टिस्ट हैं, यंग आर्टिस्ट है, उनके अंदर एक फीलिंग को मतलब रिवाइव किया, उनको समझाया, मतलब रिवाइव किया, इनकरेज किया कि वो लोग इंडियन स्टाइल में ही पेंटिंग करें, जिससे जो हम लोग को बेइज्जती किया गया था अंग्रेजों के द्वारा हम लोग के ट्रेडिशनल आर्ट को, उसका मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट फिर से वापस आ जाए, ठीक है। तो आफ्टर दैट यहाँ पे है, आफ्टर दैट मेनी इंडियन पेंटर्स एंड आर्टिस्ट नॉट ओनली रेज देयर वॉइस अगेंस्ट द activities of the British art schools but also started to separating themselves from European art। और इसके बाद कुछ लोग इन्फ्लुएंस में आ गए अवनींद्रनाथ टैगोर, ईवी हैवेल जी के बाद, और अपने कल्चर को पहचानने लगे। और साथ में इन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं, ब्रिटिश आर्ट स्कूल के अगेंस्ट में तो वॉइस उठाई, साथ में ये लोग अपने आप को यूरोपियन आर्ट से भी अलग करने लगे, ठीक। Even after long efforts, Britishers could not completely develop the European art in India। काफी एफर्ट के बाद भी यूरोपियन आर्ट ब्रिटिशर द्वारा इंडिया में कंप्लीटली नहीं इस्टेब्लिश हो पाया, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। सो एट दैट टाइम अ न्यू स्कूल, या फिर कह लो स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स, दैट इज द बंगाल स्कूल और स्टाइल ऑफ पेंटिंग कैम इनटू एग्जिस्टेंस। तो उस समय पे अब हम लोग का फाइनली द बंगाल स्कूल या फिर कह लो स्टाइल ऑफ पेंटिंग जो है आया। ये जो स्कूल था वो कंप्लीटली इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट पे बेस्ड था। इसको ईवी हैवेल और अवनींद्रनाथ जो टैगोर थे उनके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। ये तो हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कैसे इस्टेब्लिश हुआ था, उसको हम लोग ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट में पढ़ेंगे। यहाँ पर ये हम लोग के इंट्रोडक्शन समझना जरूरी था, नहीं तो डायरेक्ट आप बताओ, मैं डायरेक्ट बंगाल स्कूल ऑफ जो पेंटिंग है उसके बारे में पढ़ाना शुरू कर देता, डायरेक्ट ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, तो ये पीछे का कहानी आपको समझ में आता, आखिर ये स्कूल को स्टार्ट करने का जरूरत क्यों पड़ा था, ये सारा चीज तो समझ में नहीं आता। इसीलिए कहानी को फॉर्म में लाने के लिए मैं यहाँ पे ये चीज आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक। दिस स्टाइल, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। दिस स्टाइल ऑफ पेंटिंग वाज एस्टैब्लिश्ड बाय अवनींद्रनाथ टैगोर विद द सपोर्ट ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर ईवी हैवेल। ये ईवी हैवेल का भी बड़ी बड़ा रोल है, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर होने के बाद भी इन्होंने इतना ज्यादा सपोर्ट दिखाया था अपना, ठीक। तो ये जो स्कूल था वो अवनींद्रनाथ टैगोर और ईवी हैवेल के सपोर्ट से स्टैब्लिश हुआ था। ये जो न्यू स्कूल था या फिर कह लो स्टाइल था पेंटिंग को करने का, ये कंप्लीटली बेस्ड था इंडियन सब्जेक्ट मैटर पे एंड इंडियन स्टाइल। ये सिर्फ इंडियन सब्जेक्ट मैटर पे ही नहीं, साथ में इंडियन स्टाइल में ही होता था, ठीक। बिहाइंड दिस देयर इज ए लॉन्ग हिस्ट्री, इसके पीछे एक लॉन्ग हिस्ट्री है जो कि अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ओरिजिन एंड डेवलपमेंट में। तो आपको कैसा लगा ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट? आगे पढ़ने के बाद मुझे एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। काफी ज्यादा मैंने आज तक जितना भी 70-80 वीडियो मैंने बनाया ना, आज तक इतना ज्यादा किसी पे मैंने टाइम नहीं दिया, काफी एफर्ट के बाद ये वीडियो लेक्चर प्रिपेयर किया है, ठीक है। तो कमेंट जरूर इसके बाद हमको करके बताइएगा कि हाँ आपको ये कहानी की तरह समझ में आ रहा है। तो चलिए अब हम लोग फाइनली ओरिजिन एंड डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं। सो यहां से अब हम लोग का है ओरिजिन एंड डेवलपमेंट बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग का, ठीक है। तो द बंगाल स्कूल और स्टाइल ऑफ पेंटिंग वाज एन आर्ट मूवमेंट एंड ए न्यू स्टाइल ऑफ इंडियन पेंटिंग दैट वाज originated in Bengal, the center of British power during the beginning of 20th century। ये जो बंगाल स्कूल या फिर कह लो स्टाइल का जो पेंटिंग था, ये एक आर्ट मूवमेंट के रूप में शुरू हुआ था 20th सेंचुरी में। ये कहां शुरू हुआ था? कलकत्ता, जिसका नया नाम कोलकाता है, ठीक। और ये सेंटर था ब्रिटिश पावर का उस समय में, ठीक है। तो ये जो था एक आर्ट मूवमेंट था, किसके अगेंस्ट में? यूरोपियन आर्ट के अगेंस्ट में, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं।
प्राइमरली फ्रॉम कोलकाता एंड शांति निकेतन। जो ये शांति निकेतन है ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है, ठीक। प्राइमरली ये स्टार्ट हुआ था कोलकाता से और वहां पे शांति निकेतन से, ठीक है। इट was also known as the Indian style of painting in its early days। ये शुरुआती के दौर में इसका बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग नाम नहीं था, इसको सिंपली इंडियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग कहा जाता था, ठीक। इट इज अ नेशनलिस्टिक मूवमेंट अगेंस्ट द यूरोपियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग दैट वाज प्रमोटेड बाय ब्रिटिशर इन इंडिया। मैंने पहले ही बता दिया, ये जो था ये एक आर्ट मूवमेंट था, एक मतलब समझो क्या था, मतलब एक, हाँ वही समझो एक मूवमेंट था जो कि ब्रिटिशर के अगेंस्ट में था, जो कि वो लोग यूरोपियन आर्ट इंडिया में प्रमोट करना चाह रहे थे, ठीक। इट वाज फर्स्टली स्टार्टेड इन बंगाल एंड लेटर थ्रू आउट इन इंडिया। मतलब ये जो है शुरुआती में बंगाल में स्टार्ट हुआ था, लेकिन लेटर ये स्प्रेड कर गया थ्रू आउट इंडिया, इंडिया के हर एक कोने तक फैल गया था, ठीक। दिस स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स ऑल्सो इन्फ्लुएंस मेनी आर्टिस्ट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू मेक पेंटिंग इन देयर ऑन रिच स्टाइल। मैंने बताया था ना कुछ इंडियन जो आर्टिस्ट है वो इन्फ्लुएंस में आ गए थे और यूरोपियन स्टाइल में पेंटिंग को करने लगे थे। मैंने आपको शिव भगवान का, कृष्ण भगवान का उतना हद तक का एग्जांपल दिया था, तो उनको भी ये पेंटिंग जो है इन्फ्लुएंस कर दिया बहुत सारे इंडियन आर्टिस्ट को, कि अपना इंडियन जो ट्रेडिशनल है इंडियन स्टाइल का पेंटिंग है उसके रिचनेस को समझें और उस स्टाइल में फिर से पेंटिंग को करें और रिवाइव करें अपने इंडियन ट्रेडिशनल स्टाइल को पेंटिंग को करने का। तो आई होप आपको अब यहाँ पे ये बताओ, यही चीज मैं शुरू में ही आपको पढ़ाने लगता है तो समझ में आता, अच्छे से नहीं आता, इसीलिए मैं इसके पहले इंट्रोडक्शन दिया, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट अपने मतलब ओरिजिन एंड डेवलपमेंट को आगे बढ़ाते हैं। सो नेक्स्ट है, इट वाज आल्सो एसोसिएटेड विद द नेशनलिस्टिक मूवमेंट, यानी कि स्वदेशी, हेडेड बाय अवनींद्रनाथ टैगोर। ये जो मूवमेंट चल रहा था स्वदेशी, इसमें भी बेसिकली जो ब्रिटिशर के अगेंस्ट में ये मूवमेंट चल रहा था, इंडियंस को मतलब इनकरेज करने के लिए कि वो अपना चीज अपनाए और ब्रिटिशर का जो भी चीज है उसको मतलब रिफ्यूज कर दे। मतलब बेसिकली यहाँ पे मैं आपको बस एक समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। ये जो अवनींद्रनाथ जो टैगोर थे, ये जो थे नेफ्यू थे रविंद्रनाथ टैगोर के। वाज ऑल्सो ट्राइड टू मेक इंडियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग अलाइव, ठीक। अब देखो ये जो अवनींद्रनाथ टैगोर थे, ये जो थे नेफ्यू थे रविंद्रनाथ टैगोर के, इन्होंने भी ट्राई किया था इंडियन स्टाइल का जो पेंटिंग है उसको रिवाइव करने का, ठीक। इसके भी पीछे एक लॉन्ग हिस्ट्री है, स्टोरी है, उसको हम लोग अब यहाँ से पढ़ना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो एट दैट टाइम अ पर्सन नेम्ड ईवी हैवेल कम्स। इस टाइम पे एक पर्सन जो थे यानी कि ब्रिटिश ये एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, ईवी हैवेल, वो आते हैं। हु वाज ए ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर, एक ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर थे। आर्ट हिस्टोरियन, ये एक आर्ट हिस्टोरियन भी थे, साथ में ये प्रिंसिपल थे मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट के, ठीक। लेकिन कुछ टाइम के बाद इनको जो है आफ्टर सम टाइम ही वाज ट्रांसफर टू द कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट, यानी कि कुछ टाइम के बाद जो है इनको कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था, ठीक। अब ये कलकत्ता स्कूल जो आर्ट था, इसका नया नाम जानते हो क्या है? गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। यह भी कोलकाता में आप लोग को मिल जाएगा, ठीक। इससे काफी स्टूडेंट पढ़ते भी हैं जिनको आर्ट्स एंड क्राफ्ट में इंटरेस्ट होता है, ठीक। एज अ प्रिंसिपल, ठीक। स्टार्टिंग में तो ईबी हैवेल मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल थे, लेकिन कुछ टाइम के बाद उनको ट्रांसफर कर दिया गया कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट में एज अ प्रिंसिपल, ठीक। ही वाज ऑल्सो अ फॉलोअर ऑफ इंडियन आर्ट, ये भी जो है फॉलोअर थे इंडियन आर्ट के, ठीक। ईवी हैवेल was not in favor of forcefully imposing the European style of painting on Indians, और ये भी उस फेवर में नहीं थे, इसके एकदम अगेंस्ट में थे जो कि यूरोपियन आर्ट को इंडियंस के ऊपर थोपा जा रहा था, ठीक। Therefore he removed the paintings of European style that were present in art gallery of Calcutta School of Art, and in place of that the paintings of Indian styles like राजस्थानी, पहाड़ी, मुगल, डेक्कन, अजंता was placed, ठीक। देखो ये आए यहाँ पे कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट में, तो वहां पे वो वहां जो आर्ट गैलरी था जिसमें कि पेंटिंग्स रखा गया था, वहां पे जितने भी यूरोपियन स्टाइल के पेंटिंग्स थे सारों को हटवा दिया और इंडियन स्टाइल लाइक राजस्थानी, पहाड़ी, मुगल और अजंता केव्स का जो कुछ पेंटिंग्स था उसको वहां पे उसके जगह पे इन्होंने लगवा दिया था, ठीक। ये क्यों किया गया था, तो इनके द्वारा ये क्यों किया गया था, ठीक। तो द रीजन बिहाइंड दिस वाज टू प्रमोट द इंडियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग। इसके पीछे का सिंपल रीजन था इंडियन स्टाइल के पेंटिंग को प्रमोट करना, एनकरेज करना इंडियन यंग आर्टिस्ट को कि वो लोग इंडियन स्टाइल के रिचनेस को समझें और उस पर पेंटिंग करें। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आगे चलते हैं अब। सो आफ्टर सम टाइम लेटर, कुछ समय के बाद,
देन देयर ही मीट विथ अवनींद्रनाथ टैगोर द लीडिंग आर्टिस्ट ऑफ इंडिया। और उसके मतलब वहां पे जैसे ये पहुंचे कुछ समय के बाद, ये सब तो अपना कर ही रहे थे, आर्ट गैलरी में ये सब रिमूव वगैरह का काम किए, इंडियन स्टाइल का पेंटिंग का लगवाए, ठीक। लेकिन इसके बाद ये कुछ टाइम के बाद अवनींद्रनाथ जो टैगोर थे उनसे मिलते हैं, जो कि लीडिंग आर्टिस्ट रहते हैं उस समय के, ठीक। आफ्टर seeing the work of Avnindranath Tagore, E.B. Havell was so much impressed and he appointed him as the vice principal of Calcutta School of Art to support the and enhance the Indian style of painting। तो इन्होंने वहां पे उनसे मिला और उनके वर्क को देखा तो ये काफी इंप्रेस हुए, इतना इंप्रेस हो गए कि वाइस प्रिंसिपल बना दिए कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट के, और खुद मेन प्रिंसिपल थे। और इसलिए बनाए कि इंडियन आर्ट को जो है सपोर्ट मिले, इनहेंस हो इन दोनों के मिल जाने से, ठीक। बोथ Abhindranath Tagore and E.B. Havell wanted to create a new style of painting that was not only based on Indian subject matter but also in स्टाइल। तो देखो ये जो दोनों हैं ये मतलब चाहते थे कि एक नया स्टाइल का मिनिएचर पेंटिंग बनाया जाए, सॉरी पेंटिंग बनाया जाए, नॉट मिनिएचर पेंटिंग, जो कि इंडियन स्टाइल में हो और सिर्फ सब्जेक्ट मैटर ही नहीं वो स्टाइल में भी इंडियन हो। जैसे यूरोपियन जो आर्टिस्ट आए थे, मतलब ब्रिटिशर जो लाए गए थे, वो इंडियन सब्जेक्ट मैटर पे ही पेंटिंग कराते थे। जैसे मैंने पीछे एग्जांपल दिया था लॉर्ड शिवा का, वो सब्जेक्ट मैटर तो इंडियन ही था लेकिन यूरोपियन स्टाइल में कराते थे। तो उसी को हटाने के लिए इन दोनों ने चाहा कि एक नया स्टाइल बनाया जाए जिसमें पेंटिंग सिर्फ इंडियन सब्जेक्ट मैटर पे ही नहीं, साथ में वो इंडियन स्टाइल में भी होने चाहिए, ठीक है। तो अवनींद्रनाथ टैगोर एंड E.B. Havell encourage the Indian artists to make paintings in their own rich Indian style। इन्होंने काफी इंडियन उस समय के यंग जो आर्टिस्ट पेंटर्स थे उनको इनकरेज भी किया था कि वो लोग पेंटिंग्स को अपने रिच इंडियन स्टाइल में ही बनाए। फॉर देम the paintings of Indian styles like Rajasthani, Pahari, Mughal, Deccan and Ajanta are more important source of inspiration rather than the European or company school or style of paintings that were taught in British art school that were established by Britishers। और इन दोनों के लिए E.B. Havell यानी और अवनींद्रनाथ टैगोर के लिए इंस्पिरेशन का सोर्स था राजस्थानी, मुगल और पहाड़ी, उसके मतलब उसको ये लोग अपना इंस्पिरेशन का सोर्स मानते थे, ना कि ब्रिटिशर द्वारा जो ब्रिटिश आर्ट स्कूल एस्टेब्लिश किया गया था जिसमें यूरोपियन आर्ट पढ़ाया जाता था उसको मतलब ये लोग अपना इंस्पिरेशन नहीं मानते थे। उनके लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं था क्योंकि इसके अगेंस्ट में ये लोग काम कराना शुरू कर रहे थे, ठीक। आफ्टर दैट मेनी इंडियन आर्टिस्ट started to repaint the paintings of Rajasthani, Pahari, Mughal and Deccan and Ajanta in Indian style। इसके बाद काफी सारे जो इंडियन पेंटर थे उन्होंने पुराना ही जो पेंटिंग्स था उसको रीपेंट करना शुरू किया अपने इंडियन ऑन रिच इंडियन स्टाइल में, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। E.B. Havell and Abhindranath Tagore saw a need of Indianized art education इन द कंट्री। अब इस ये सब जो हो रहा था, जो आर्टिस्ट पेंट करने लगे थे इंडियन सब्जेक्ट मैटर को इंडियन स्टाइल में, इसको देखने के बाद E.B. Havell और अवनींद्रनाथ को ऐसा लगा कि एक इंडियन मतलब इंडियन आर्ट का मतलब जरूरत है, एक नया इंडियन आर्ट एजुकेशन का जरूरत है कंट्री में, इसको और आगे बढ़ चढ़ के बढ़ावा देने के लिए, ठीक। फॉर that a special art school were established at Bombay, Madras, Delhi, Punjab, Gujarat and Lucknow and Jaipur and Hyderabad, ठीक। तो इसके लिए स्पेशल आर्ट स्कूल एस्टेब्लिश करवाया गया अवनींद्रनाथ टैगोर और E.B. Havell के द्वारा, ठीक। E.B. Havell and Abhindranath Tagore designed a new curriculum that includes the techniques and themes of Indian traditional art। और इसके बाद ये पहले तो स्कूल इन्होंने स्टेबलाइज किया, इसमें इन लोगों ने नया करिकुलम बनाया जिसमें कि इंडियन ट्रेडिशनल जो स्टाइल था पेंटिंग को करने का, ट्रेडिशनल आर्ट जो था उसके बारे में सिर्फ पढ़ाया जाए, ठीक। दिस न्यू करिकुलम ऑल्सो इनकरेज द इंडियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग। ये करिकुलम जो नया बनाया गया था इन दोनों के द्वारा, ये जो इंडियन ट्रेडिशनल स्टाइल का पेंटिंग होता था या फिर इंडियन ट्रेडिशनल जो आर्ट होता था उसको इन्होंने काफी ज्यादा मतलब ये करिकुलम जो है इनकरेज किया था, ठीक। E.B. Havell motivated and inspired Abhindranath Tagore to study the techniques that is used in paintings of Rajasthani, Pahari, Mughal, Deccan and Ajanta to create a new technique, ठीक। ये जो है
मतलब ये जो यूवी हैबल जो थे, ये अवनींद्रनाथ जो टैगोर हैं उनको काफी ज्यादा मोटिवेट करते हैं, बोलते हैं कि आप लोग जो मतलब आप जो है जो राजस्थानी, पहाड़ी, मुगल, डेक्कन, अजंता केव्स का जो पेंटिंग्स है उसमें जो भी टेक्निक जो है यूज हुआ है उसको आप अच्छे से समझिए और उसके बाद आप एक नया टेक्निक जो है पेंटिंग का वो बनाइए। ठीक, टेम्परा एंड वाश टेक्निक was introduced by Abanindranath Tagore as a new technique of painting in India। और ये सब करने के बाद अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है एक नया पेंटिंग को करने का टेक्निक जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम होता है टेम्परा एंड वाश। अब यहाँ से इसके पहले हम लोग जितना यूनिट 1 और 2 में पढ़े थे वो सिर्फ टेम्परा टेक्निक था ना। अब यहाँ से जितना भी पेंटिंग्स है हम लोग पढ़ेंगे उसका डिस्क्रिप्शन, एप्रिसिएशन, उसमें हम लोग देखेंगे टेम्परा एंड वाश उसका टेक्निक होगा। तो ये न्यूली इनके द्वारा जो है वो मतलब इंट्रोड्यूस कराया गया था। ठीक है, दिस टेक्निक यहाँ पर है, दिस टेक्निक was a mixture of many techniques that were used in Indian traditional painting along with जापानीज, चाइनीज, यूरोपियन पेंटिंग। ये जो था ये पेंटिंग बहुत सारे ये जो टेक्निक जो था वो बहुत सारे टेक्निक का मिक्सचर जो था वो था। ठीक, जो कि यूज होता था इंडियन ट्रेडिशनल पेंटिंग में, साथ में चाइनीज, जापानीज, यूरोपियन, इन सारे पेंटिंग में जो टेक्निक यूज होता था उन सब को मिक्स करके कंबाइन करके एक नया टेक्निक बनाया गया था। इस टेक्निक मतलब टेम्परा एंड वाश टेक्निक को। ठीक, दिस टेक्निक ऑफ पेंटिंग बिकम द यूनिक फीचर ऑफ बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग। ये जो टेक्निक था पेंटिंग को करने का यानी कि टेम्परा एंड वाश, ये यूनिक फीचर बना बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग का। क्या है कि इसके पहले जितना भी देख लो पहाड़ी, राजस्थानी, मुगल, डेक्कन, ये सारा में टेम्परा सिर्फ टेक्निक का यूज होता था। ठीक, तो इन दिस वे ओल्ड ट्रेडिशनल टेम्परा मेथड वाज रिप्लेस्ड बाय न्यू टेम्परा एंड वाश टेक्निक। इसी के साथ ये जो ओल्ड ट्रेडिशनल जो टेक्निक था पेंटिंग को करने का टेम्परा, वो रिमूव हो गया टेम्परा एंड वाश न्यू टेक्निक से। ठीक है, तो चलिए यहां तक आप लोग को सारा चीज समझ में आ रहा होगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट चलिए हम लोग देखते हैं आर्ट हिस्टोरियन पार्थ मित्रा जो थे वो लिखते हैं द फर्स्ट जनरेशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अवनींद्रनाथ टैगोर engaged in recovering the lost language of Indian art। ये जो मतलब ये जो पार्थ मित्रा जो थे एक हिस्टोरियन थे, ये अपने मतलब एक स्टेटमेंट लिखते हैं कि जो फर्स्ट जनरेशन के स्टूडेंट थे मतलब शुरुआती दौर के जो स्टूडेंट थे अवनींद्रनाथ टैगोर के, वो इंगेज थे काफी ज्यादा जो इंडियन आर्ट जो था, ट्रेडिशनल आर्ट था या फिर इंडियन स्टाइल जो था पेंटिंग को करने का, जो कि लॉस्ट हो गया था उसको रिकवर करने में। ठीक, टू क्रिएट द अवेयरनेस इन मॉडर्न इंडियंस दैट दे गेट बेनिफिट फ्रॉम आवर रिच पास्ट। और ये इसलिए कर रहे थे कि हम लोग के जो यंग जो इंडियंस आर्टिस्ट पेंटर थे उनको अपने जो मतलब जो रिच पास्ट है पेंटिंग्स का या फिर आर्ट्स का वो उसको जान सके। ठीक, ईवी हैबल, अवनींद्रनाथ टैगोर एंड गगनेंद्रनाथ टैगोर, ये एक नए यहाँ पर कैरेक्टर आ रहे हैं गगनेंद्रनाथ टैगोर, क्रिएट करते हैं इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। इसका जो एम होता है वो होता है इनकरेज करना ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट ऑफ पेंटिंग विथ द हेल्प ऑफ प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट। ठीक, इन दोनों ने मतलब ये तीनों ने आगे चल के इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट का स्थापना किया, जिसका एम होता है जो इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट होता है उस पेंटिंग का उसको मतलब आगे बढ़ाने के लिए, इनकरेज करने के लिए विथ प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट। और इसमें काफी ज्यादा मतलब इस ग्रुप में काफी ज्यादा इंडियन और कुछ ब्रिटिशर जो हैं आर्टिस्ट होते हैं उनका ये ग्रुप होता है। ठीक, काफी ज्यादा ब्रिटिशर उस समय इंडियन के सपोर्ट में थे, ये बात आप लोग नोट करना। ठीक, द बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग सेट द स्टेज और इवेंचुअली लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडियन पेंटिंग। ये जो है बंगाल स्कूल का जो पेंटिंग था ये जो है एक आप लोग समझ लो तो एक फाउंडेशन स्टोन होता है जो कि सेट किया जाता है, जो कि सेट करता है इंडिया में जो मॉडर्न पेंटिंग है उसके डेवलपमेंट में। ठीक है, तो इन 1908 एन एग्जीबिशन ऑफ पेंटिंग्स वाज ऑर्गेनाइज्ड। इन दिस एग्जीबिशन द पेंटिंग्स ऑफ अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, गगनेंद्रनाथ टैगोर एंड मेनी वर एग्जिबिटेड। अब 1908 में जो है एक एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज होता है, इसमें इंडियन काफी जो आर्टिस्ट होते हैं लाइक अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, गगनेंद्रनाथ टैगोर और साथ में कुछ और आर्टिस्ट, उनके पेंटिंग्स को एग्जीबिशन में लगाया जाता है। चलिए हम लोग आगे अब देखते हैं। इन द सेम टाइम लेडी हरिंगम केम टू इंडिया। शी गॉट द पेंटिंग्स ऑफ अजंता एंड बाघ केव्स
कॉपीड बाय नंदलाल बोस एंड के वेंकटप्पा। ठीक, उसी टाइम पे ये जो एग्जीबिशन वगैरह लगा था जिसमें इंडियन आर्टिस्ट के जो पेंटर जो थे उनका पेंटिंग्स एग्जिबिट हुआ था, इसी टाइम पे जो है लेडिंग हरिंगम जो है वो इंडिया आती हैं विजिट करने, और ये यहाँ के कुछ पेंटिंग्स को कॉपी कराती हैं नंदलाल बोस और के वेंकटप्पा के द्वारा। ठीक, पेंटिंग्स उसमें क्या होता है, अजंता केव्स का और बाघ केव्स का पेंटिंग ये मेनली कॉपी कराती हैं। ठीक, असित कुमार हल्दर जो थे और बहुत सारे आर्टिस्ट थे, मतलब नंदलाल बोस कह लो, के वेंकटप्पा और आसित कुमार हल्दर और साथ में कुछ और आर्टिस्ट हैं, ये लेडिंग हरिंगम के लिए पेंटिंग्स को कॉपी करते हैं और इनको देते हैं। और ये क्या करती हैं, वो पेंटिंग को ले जाती हैं और कुछ को जो है उस पेंटिंग में जो कुछ अच्छा इनको लगा होगा उसको लंदन इंडियन सोसाइटी में भी ये पब्लिश कर देती हैं। ठीक है, ये सब चीज देखो कितना बेनिफिशियल हो रहा है हम लोग के इंडिया में इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट को बढ़ावा देने के लिए, फॉरेन तक अब बात पहुंचने लगा था। ठीक, आनंद कुमार जो स्वामी थे वो साथ में कुछ अरेंज करते हैं एग्जीबिशन का इंडियन पेंटिंग्स का फॉरेन कंट्रीज में। ठीक, जो कि मतलब ऑब्टेन करता है, जो कि वापस लाता है बहुत सारा रिस्पेक्ट फेम इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट के पेंटिंग के लिए, या फिर इंडियन पेंटिंग जो भी होता है वो मतलब काफी ज्यादा फेम हासिल करता है, रिस्पेक्ट हासिल करता है इंडिया के साथ साथ अदर कंट्रीज में भी। ठीक, दिस रिवाइवल और रीबर्थ और रिनाइसेंस, ये रिनाइसेंस आप लोग एग्जाम पेपर में सुनना, मतलब रीबर्थ करना किसी खोए हुए चीज को। ठीक, तो ये जो रिनाइसेंस था या फिर रीबर्थ जो था इंडियन आर्ट का, ये स्प्रेड कर गया एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री, ये मतलब कंट्री के हम लोग के हर कोना कोना तक फैल गया और स्टार्ट किया हुआ था बंगाल से। ठीक, तो आई होप आपको ये सारा चीज अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सो नेक्स्ट अब हम लोग का है नंदलाल बोस, देवी प्रसाद रॉय चौधरी, अमृता शेरगिल, के वेंकटप्पा, राम गोपाल विजयवर्गीय, किशेंद्र दास मुजुमदार, असित कुमार हल्दर, गगनेंद्र नाथ टैगोर, जैमिनी रॉय, मोहम्मद अब्दुल रहमान जिनको एम.ए.आर. चुगताई भी कहा जाता है, ये पाकिस्तान के जो आर्टिस्ट थे एम.ए.आर. चुगताई, एंड मेनी मोर वर द फेमस आर्टिस्ट ऑफ द बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग एंड ऑल्सो सम ऑफ देम वर द स्टूडेंट्स ऑफ अवनींद्रनाथ टैगोर। यहाँ पे कुछ इंडियन आर्टिस्ट जो दिए हैं उस टाइम के फेमस आर्टिस्ट हैं, इसमें जो थे कुछ जो थे वो अवनींद्रनाथ टैगोर के स्टूडेंट्स भी थे। ठीक, ऑल दिस आर्टिस्ट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट ऑन फॉरेन टेक्निक, इसमें जितने भी आर्टिस्ट हैं ये फॉरेन टेक्निक पे काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए। ठीक, और वो माइंड में इंडियन ट्रेडिशन को रखते थे। ठीक है, माइंड में इंडियन ट्रेडिशन को रखते थे और बहुत सारा नया नया रंग रूप दिया था इंडियन आर्ट को, और नए नए एक्सपेरिमेंट्स में इन्होंने नया नया तरीका का मतलब रंग रूप दिया था इंडियन ट्रेडिशनल जो आर्ट था उसको। ठीक है, तो यहाँ पर नोट में भी एक चीज आप लोग जान जाओ, ये जो कला भवन है ये हम लोग का फर्स्ट नेशनल आर्ट स्कूल था इंडिया का, ये जो था ये एक पार्ट था विश्व भारती, ठीक है, यूनिवर्सिटी था उसका एक ये पार्ट था जो कि रविंद्र नाथ टैगोर और उनके फैमिली के द्वारा स्थापित किया गया था शांति निकेतन में। ठीक, तो आई होप आपको ये ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट अच्छे से डिटेल में समझ में आ गया होगा। ठीक है, एग्जाम में आप लोग को इतना लिखने का जरूरत नहीं है, ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट को अपने लैंग्वेज में आप स्टोरी के फॉर्मेट में समझो और एग्जाम पेपर में अपने लैंग्वेज में आप लोग लिख देना। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और मेन फीचर्स अपना पढ़ते हैं। सो हम लोग का मेन फीचर्स बंगाल स्कूल के पेंटिंग का, तो इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊं तो मान लो मैं यहाँ पर एक ये पेंटिंग बनाया, मैंने बोला ये पेंटिंग जो है आपके बंगाल स्कूल का। ठीक, अब इस पेंटिंग में जो ह्यूमन फिगर दिखाया गया था उनके फेस का क्या स्ट्रक्चर था, मान लो इसमें जो कलर्स यूज हुए हैं बंगाल स्कूल के पेंटिंग्स में उनका क्या कलर स्कीम होता था, ये जो पेंटिंग है ये किस थीम पे बेस्ड था या फिर कह लो किस सब्जेक्ट मैटर पे बेस्ड था। तो बेसिकली इस टॉपिक में हम लोग यही छोटे छोटे चीजों को समझेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं इसको थोड़ा इरेज करता हूं और हम लोग मेन फीचर यहां से अपना पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक, तो पहला जो है हम लोग का पहला ही है थीम्स ऑफ बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो देयर इज लार्ज वेराइटी इन थीम्स ऑफ बंगाल स्कूल और स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स, यानी कि जो बंगाल स्कूल का पेंटिंग्स होता था इसमें एक लार्ज वेराइटी में थीम्स पर पेंटिंग को किया जाता था। ठीक, द बंगाल स्कूल और स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स आर मेनली बेस्ड ऑन द सीन्स ऑफ रिलीजियस, नेचुरल, क्राउडेड, लिटरली, नाइट, सोशल लाइफ, पैट्रियोटिक, ठीक है, एंड हिस्टोरिकल। ठीक, इसमें जो है
पेंटिंग्स को जो है डिफरेंट डिफरेंट सीन पे किया जाता था, जैसे क्राउडेड सीन को दिखाया जाता था, उस पे पेंटिंग को किया जाता था, रिलीजियस सीन पे पेंटिंग को किया जाता था, मतलब कोई भी बुक से या फिर कोई भी रिलीजियस एपिसोड को पेंटिंग के फॉर्म में दिखाया जाता था। कुछ सोशल लाइफ यानी डे टू लाइफ होता था, नाइट का जो सीन होता था उस पे पेंटिंग, नेचुरल सीन पे तो काफी ज्यादा पेंटिंग हुआ है। ठीक है, हम लोग आगे एक पेंटिंग पढ़ेंगे मेघदूत, उसमें भी बैकग्राउंड पूरा कंप्लीटली नेचुरल चीज को दिखाएगा। बहुत सारा पेंटिंग है लेकिन ये मुझे एक याद आया तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक, तो इन बंगाल स्कूल और स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स, रिलीजियस पेंटिंग्स लाइक शिवा एंड सती एंड रासलीला। ठीक, ये जो रिलीजियस पेंटिंग्स होता था वो मतलब मेनली कुछ एग्जांपल दिया जाए तो शिव सती पे होता था। उसी तरह हिस्टोरिकल पेंटिंग्स का कुछ एग्जांपल लिया जाए तो बुद्ध और सुजाता और बर्थ ऑफ जो बुद्धा था उन पे होता था। लिटरली पेंटिंग्स में देखा जाए तो मेघदूत, और सोशल पेंटिंग, सोशल लाइफ पेंटिंग्स की एग्जांपल देखा जाए तो एक हार्डवेयर मर्चेंट एंड बेगर, इस पे जो है पेंटिंग जो है किया जाता था बंगाल स्कूल में। पेंटिंग इन मतलब चीज पर किया जाता था। ठीक है, दूसरा जो है अब हम लोग का है सिंबॉलिक पेंटिंग्स। अब कुछ पेंटिंग्स जो थे मतलब मेनी थिंग्स जो था वो रिप्रेजेंट किया जाता था एज अ सिंबल इन बंगाल स्कूल ऑफ और स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स। ठीक है, तो जैसे गोपी जो है उनको रिप्रेजेंट किया जाता था, मतलब कृष्णा और जो गोपी है, फॉर एग्जांपल राधा एंड कृष्णा जो है उसको रिप्रेजेंट किया जाता था सिंबल ऑफ सोल एंड गॉड, एंड कृष्णा विथ गोपी जो मतलब कृष्णा एंड गोपी जो होते थे उनको एज ए रिप्रेजेंट किया जाता था सिंबल ऑफ डेवोशन एंड लव। यानी कि इसमें हम लोगों ने पढ़ लिया किन किन थीम पे पेंटिंग्स होता था और सिंबॉलिक पेंटिंग्स जो होते थे उसमें किन को किस तरह से दिखाया जाता था। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे इसका कुछ फीचर्स पढ़ते हैं। ठीक है, सो थर्ड है डिपिक्शन ऑफ नेचर, यानी कि नेचर को कैसे डिपिक्ट किया जाता था बंगाल स्कूल के पेंटिंग्स में। तो नेचर हैव बीन डिपिक्टेड वेरी ब्यूटीफुली इन बंगाल स्कूल और स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स। इसमें जो है मतलब बंगाल स्कूल के पेंटिंग्स में नेचर को काफी सुंदरता से दिखाया जाता था। इनके मतलब ये बंगाल स्कूल का जो पेंटिंग्स था इसमें जो है डिफरेंट डिफरेंट तरह का ट्रीज, फ्लावर्स, माउंटेन्स, क्लाउड, हिल्स, वाटर, रॉक्स एंड लेक्स को भी डिपिक्ट किया जाता था। ये सारे नेचुरल चीज थे जो कि बंगाल स्कूल के पेंटिंग्स में जो है डिपिक्ट किए जाते थे। मैक्सिमम पेंटिंग्स ऑफ बंगाल स्कूल आर ड्रॉन विथ नेचुरल बैकग्राउंड। आप लोग ये जो पेंटिंग्स पढ़ोगे उसमें देखोगे मैक्सिमम जो पेंटिंग्स था बंगाल स्कूल का उसके बैकग्राउंड में नेचुरल चीज को ही ज्यादातर दिखाया गया। उसी तरह अब हम लोग का नेक्स्ट फीचर का बात किया जाए यानी कि फोर्थ नंबर डिपिक्शन ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। तो देखो बंगाल स्कूल में जो है बर्ड्स एंड एनिमल्स लाइक मतलब बर्ड्स एंड एनिमल्स लाइक बुल्स, काउज, कैमल्स, ये कैमल्स पे एक हम लोग का पेंटिंग ही है लास्ट जर्नी, उसमें हम लोग तो पढ़ेंगे, सॉरी जर्नी इन। ठीक, उसमें हम लोग देखेंगे मतलब इस स्कूल में बहुत सारे बर्ड्स, एनिमल्स लाइक बुल्स, काउस, कैमल्स पे भी पेंटिंग को बहुत अच्छे से बनाया जाता था। लेकिन स्पेशली जो डिपिक्शन होता था एनिमल्स का इस स्कूल में, बर्ड्स का तो होता था लेकिन एनिमल्स का जो डिपिक्शन होता था वो बहुत सुंदर होता था और एक्सप्रेसिव भी होता था। ठीक है, इन जर्नी इन एक पेंटिंग जो है हम लोग को पढ़ना है अपने सिलेबस में, जो इंड है कैमल का वो डिपिक्ट किया गया है। ये जो है काफी सुंदर पेंटिंग है और काफी इमोशनल पेंटिंग है। इसमें जो है जो मतलब ये पूरा पेंटिंग ही आप लोग समझ लो कैमल के एक्सप्रेशन पे बेस्ड है। इतना एक्सप्रेसिव पेंटिंग होता था कि एनिमल के एक्सप्रेशन को देख के आप लोग समझ सकते थे। ठीक, इसमें जो है मतलब जो कैमल है उसका एक्सप्रेशन जो है फेस पे वो बहुत हार्ट टचिंग है। मतलब इसमें जो है एनिमल्स का पेंटिंग जो है मतलब एनिमल को जब डिपिक्ट किया जाता था तो वो काफी एक्सप्रेसिव तरीका से ब्यूटीफुली डिपिक्ट किया जाता था। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और फीचर्स हम लोग पढ़ लेते हैं। सो नेक्स्ट हम लोग का फीचर है लाइट एंड शेड। तो जो बंगाल स्कूल का जो पेंटिंग्स होता था उसमें लाइट एंड शेड का यूज किया जाता था जो कि पेंटिंग में जो है वो सॉफ्टनेस डाल देता था। ठीक है, 6 जो फीचर है वो है पोर्ट्रेट पेंटिंग। तो इस स्कूल में जो है एबंडेंस में पोर्ट्रेट पेंटिंग्स जो है वो किया गया था। ठीक, 7 जो फीचर है वो है लैंडस्केप। तो इन बंगाल स्कूल और स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स लैंडस्केप पेंटिंग्स हैव बीन ब्यूटीफुली पेंटेड। इस स्कूल में जो है लैंडस्केप्स को जो है बहुत अच्छे से पेंट किया गया। ठीक, इसमें इतना ही हम लोग को पढ़ना है, ज्यादा नहीं लिखना है। ठीक, जितना आप लोग के बुक में है, जितना मैंने कंटेंट रिसर्च किया एनसीईआरटी को देख के, 2-3 पब्लिकेशंस को और को देख के, तो इतना ही हम लोग को पढ़ना है इन सब चीज में, छोटा इसको मत समझना। ठीक, सिंपल और क्लियर पेंटिंग्स होता था बंगाल स्कूल का। जो पेंटिंग्स होता था बंगाल स्कूल का वो काफी सिंप्लीफाइड होता था, नॉर्मल होता था। इसमें पेंटिंग्स देखोगे आप लोग को समझ में आ जाएगा, कोई इसमें टाइम नहीं लगता था इसको समझने में। ठीक, उसका 9th जो है वो कॉस्ट्यूम या फिर क्या लोग गारमेंट्स,
यानी कि जो बंगाल स्कूल और स्टाइल के मिनिएचर पेंटिंग्स होते थे, मिनिएचर नहीं, सॉरी पेंटिंग्स होते थे, बार बार बोलने का आदत लग गया, ठीक है, उसमें जो है बोथ मेल्स एंड फीमेल जो है वो इंडियन ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स पहने हुए नजर आते थे। मतलब इसमें जितना भी पेंटिंग्स किया गया, जहां भी ह्यूमन फिगर्स है, उनको इंडियन जो ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम होता था मेन और वोमेन का, उसमें दर्शाया गया, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे का फीचर सब देखते हैं। तो हम लोग का 10th नंबर जो फीचर्स है वो है फेशियल फीचर्स ऑफ मेल एंड फीमेल, ठीक। तो इन बंगाल स्कूल और स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स फेसेज आर फुल ऑफ इमोशन एंड फीलिंग्स अकॉर्डिंग टू द मूड, ठीक। इसमें जो है मतलब बंगाल स्कूल का जो पेंटिंग्स होता था, इसमें जो मतलब ह्यूमन फिगर दिखाया जाता था, या फिर मतलब जो भी फिगर दिखाया जाता था, उसमें जो इमोशन है, जो फीलिंग्स है, उनके मूड के अकॉर्डिंग, जैसे सैड पेंटिंग है तो उस पेंटिंग में जो भी कैरेक्टर्स हैं उनको सैड मूड में दिखाया जाता था। मतलब इतना बारीकी से पेंटिंग होता था, ठीक। डिफरेंट डिफरेंट जो है वो मूड और सेंटीमेंट सच एज सैड, टेंस, हैप्पी, ओबीडिएंट, नर्वस हैव बीन ब्यूटीफुली डिपिक्टेड। इतने सारे मूड को पेंटिंग्स में अच्छे से डिपिक्ट किया जाता था, ठीक। फेसेस जो होते थे वो ओवल होते थे, राउंड शेप में होते थे, ठीक। जो फॉरहेड होता था वो ब्रॉड होता था, इलोंगेटेड जो है आईज होता था, हाई नेक और पॉइंटेड नोज होता था, ठीक। तो ये तो हो गया हम लोग का फेशियल मतलब फेशियल फीचर्स मेल और फीमेल्स का। उसके बाद अब हम लोग मेन जो है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कलर स्कीम। इसको तो अच्छे से ही आप लोग समझना, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो इन बंगाल स्कूल और स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स मोस्टली अट्रैक्टिव कलर्स आर यूज। इसमें जो है मोस्टली अट्रैक्टिव कलर्स यूज होते थे, मेनली रेड, ठीक है। आप लोग का रेड कलर, येलो, ब्लू, ब्राउन, ऑरेंज, ब्लैक एंड व्हाइट कलर्स आर यूज। मेनली ये 3 4 5 कलर्स हैं, इनको ही ब्लेंड करके मिक्स करके मतलब ब्लेंड आपस में करके यूज किया जाता था, ठीक। गोल्ड कलर जो है वो भी कहीं कहीं किसी किसी पेंटिंग में जो है बंगाल स्कूल के वो देखा जा सकता था, ठीक। मतलब बहुत कम में। इन बंगाल स्कूल और स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स गोल्ड एंड सिल्वर कलर्स आर ऑल्सो यूज इन ऑर्नामेंट्स एंड कॉस्ट्यूम टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव। गोल्ड और सिल्वर कलर का यूज होता था इस पेंटिंग, इनके मतलब बंगाल स्कूल के पेंटिंग्स में, ऑर्नामेंट्स में, ठीक है, कॉस्ट्यूम्स में, इसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ठीक। बंगाल स्कूल में एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट इसका फीचर है, ये आप लोग नोट करना, ब्राइट या फिर गॉड या फिर कह लो ग्लोइंग कलर, जो जो हार्ट्स कलर्स होता था, वो बिल्कुल ब्राइट कलर्स का यूज होता ही नहीं था इनके पेंटिंग में, कहीं भी बिल्कुल नहीं होता था, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसी के साथ आगे का हम लोग फीचर्स पढ़ते हैं। सो हम लोग का नेक्स्ट फीचर है इन्फ्लुएंस ऑफ अजंता पेंटिंग्स। तो हम लोग पहले भी पढ़े हैं, ये जो मतलब बंगाल स्कूल का जो भी पेंटिंग्स था, ये काफी ज्यादा हम लोग का इंडियन जो ट्रेडिशनल आर्ट था उनसे मिल के बनाया गया था। तो इस पे जाहिर सी बात है, जितना भी हम लोग का पुराना आर्ट था उसका इन्फ्लुएंस तो रहेगा ही, ठीक। तो इन्फ्लुएंस ऑफ अजंता पेंटिंग्स में देखते हैं, द सोल ऑफ अजंता केव्स पेंटिंग्स आर क्लियरली विजिबल इन बंगाल स्कूल और स्टाइल ऑफ पेंटिंग। मतलब बंगाल स्कूल के जितने भी पेंटिंग्स होते थे उसमें अजंता केव्स का जो पेंटिंग्स का सोल होता था वो अच्छे से दिखता था, ठीक। द पेंटर्स ऑफ बंगाल स्कूल हैव ट्राइड टू इंट्रोड्यूस द क्वालिटीज ऑफ अजंता पेंटिंग्स लाइक ग्रेज, रिदम, लीनियर डेलिकेसी इन देयर पेंटिंग टू बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। इसमें जो है बंगाल के पेंटर जो थे उन्होंने मतलब अजंता का क्वालिटी जो था, अजंता केव्स के पेंटिंग्स का क्वालिटी था, उसको काफी अच्छे से इंट्रोड्यूस किया था बंगाल स्कूल के पेंटिंग्स में, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम लोग का है 13 नंबर फीचर, वो है इन्फ्लुएंस ऑफ मुगल एंड राजस्थानी स्कूल। तो इसमें जो है राजस्थानी और मुगल स्कूल का भी इन्फ्लुएंस अच्छे से देखा जा सकता था कुछ कुछ जगह पे बंगाल स्कूल के पेंटिंग्स में। और आखिरी हम लोग का मेन फीचर जो है वो है बेस्ड ऑन इंडियन ट्रेडिशनल। तो इस पेंटिंग मतलब इस स्कूल का ही एम था इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट को आगे बढ़ाना। तो ये जो पेंटिंग जितना भी बंगाल स्कूल का होता था वो कंप्लीटली बेस्ड होता था इंडियन ट्रेडिशनल स्टाइल और साथ में इंडियन सब्जेक्ट मैटर पे बेस्ड होता था, ठीक। और यही जो था एक्चुअली मेन एम भी था पेंटर्स का बंगाल स्कूल का, ठीक है। तो आई होप आपको ये मेन फीचर्स भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम लोग आगे का टॉपिक यानी कि पेंटिंग्स का एप्रिसिएशन पढ़ते हैं। सो एप्रिसिएशन ऑफ द फॉलोइंग पेंटिंग्स ऑफ बंगाल स्कूल। इसमें कुछ पेंटिंग्स है बंगाल स्कूल का, उसका हम लोग का एप्रिसिएशन पढ़ना, जैसे कि जर्नी, शिव एंड सती, राधिका और मेघदूत। ये 4 पेंटिंग है, इन चारों पेंटिंग का हम लोग को एप्रिसिएशन पढ़ना है, यानी कि इस पेंटिंग में बेसिकली क्या दिखाया गया है, किन सब्जेक्ट मैटर पे बेस्ड है, वो सारा चीज पढ़ना है। और यहाँ चीज मैं एक चीज आपको और रिपीट करता हूँ, ये जो पेंटिंग्स जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये पेंटिंग्स तो एटलीस्ट आपको अच्छे से करना होता है, इससे ज्यादा चांसेस होते हैं क्वेश्चंस के आने का, ठीक है। तो चलिए बारी बारी से अब हम लोग पेंटिंग्स को भी
खत्म कर लेते हैं। सो फर्स्ट हम लोग का पेंटिंग है जर्नी इट। इसके जो आर्टिस्ट या फिर कह लो पेंटर जो है वो है अवनींद्रनाथ टैगोर। ये जो इसका पीरियड कब है तो 20th सेंचुरी या फिर 1937 या फिर मॉडर्न। देखो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा या तो आप 20th सेंचुरी लिख देना या फिर मॉडर्न ही सिर्फ लिख देना। ये अगर आपको याद होगा 1937 तभी आप लिखना, नहीं तो डायरेक्ट आप सीधे मॉडर्न या फिर 20th सेंचुरी डाल सकते हो। ये सारे पेंटिंग में मॉडर्न और 20th सेंचुरी ही चल जाएगा। साथ में इनमें जितना भी हम लोग पेंटिंग पढ़ेंगे सबका मीडियम होगा वाटर कलर ऑन पेपर और टेक्निक जो है टेम्परा। मतलब ये तीन चीज और ये जो कलेक्शन या फिर कर्टेसी है, ये मतलब ये पेंटिंग आपको कहाँ मिलेगा तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली। ये चार जो चीज है सारे पेंटिंग्स में आपका सेम रहने वाला है, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे ये मॉडर्न ही आप लोग या फिर 20th सेंचुरी ही सारे पेंटिंग्स में आप लोग लिख सकते हो, कहीं कोई इशू नहीं होने वाला है, ठीक है। क्योंकि ये जो ईयर है अभी तो आगे आप लोग पेंटिंग्स देखेंगे कितना और मिलेगा, मतलब एग्जैक्टली ईयर नहीं मेंशन किया गया सही से, ठीक। तो सिंपली आप लोग मॉडर्न ही यूज कर लेना, ठीक। तो चलिए फिर इसी के साथ हम लोग इस पेंटिंग का डिस्क्रिप्शन लेते हैं और पढ़ते हैं, ठीक। तो दिस पेंटिंग इज अ ब्यूटीफुल इमोशनल एंड हार्ट टचिंग पेंटिंग ऑफ ए कैमल। ये जो पेंटिंग है यहाँ पर आपको पेंटिंग भी दिख रहा होगा, ये पेंटिंग आगे मैं बड़ा फॉर्मेट में भी दिखाऊंगा, उसके आपको टेंशन नहीं लेना है। ये जो है एक बहुत ही सुंदर इमोशनल, ठीक है, और हार्ट टचिंग पेंटिंग है, ठीक। क्यों है आगे हम लोग देखेंगे, ठीक। फर्स्टली इट वाज पब्लिश्ड इन अ बंगाली मैगजीन, प्रवासी या फिर कल प्रवासी एक मंथली मैगजीन है, ये इसमें पब्लिश हुआ था, ठीक है। ये जो मैगजीन है वो बंगाली लैंग्वेज का मैगजीन होता था। इसी के बाद जो है इसको जो है मतलब ये क्रिएशन को जो है इसको रिकॉग्नाइज किया गया था फर्स्ट टाइम, ठीक। मतलब इसके बाद ये पेंटिंग को मतलब रिकॉग्नाइज किया, फेमस हुआ मेनली, ठीक। इन दिस पेंटिंग अ कैमल विथ मैसिव लोड्स laden on his back that is tied with a kind of cloth and rope is shown। इसमें देखो कैमल, ये जो है कैमल के बैक पे एक मैसिव लोड लादा गया है जो कि एक काइंड ऑफ क्लॉथ और रोप से बांधा हुआ है इसके बैक पे, ठीक है। इट डिपिक्ट्स द पेन ऑफ लाइफ थ्रू हिज हाफ ओपन आईज। ये जो है ये डिपिक्ट करता है मतलब इसके पेन को इसके हाफ ओपन आई से। यहाँ पर इसका आई आगे के पेंटिंग में देखना है, यहाँ पर इसका आई जो है ये हाफ ओपन आई है, ठीक है। It clearly shows how his life about to end after a long and tiring journey। इसमें जो ये पेंटिंग में जो है ये दिखाता है कि कैसे इसके लाइफ का एंड होता है एक थकाऊ मतलब ये टायरिंग और एक लॉन्ग मतलब एफर्ट के पास, ठीक है। द एक्सप्रेशन एंड पोस्चर ऑफ कैमल लुक्स रियल एंड लाइवली। इसमें देखो इसका एक्सप्रेशन देखो, जैसे ये देखने में ही लग रहा है ये काफी ज्यादा उदास है, मतलब थका हुआ है, मरने के कगार पे है। इसका पोस्चर जो है काफी रियल और लाइवली दिख रहा है। एक्सप्रेशन का तो बात ही मत करो, इतना अच्छे से दिखाया है। द फ्रंट लेग्स आर बेंट ऑन नीज। यहाँ पर देखो इसका ये जो फ्रंट लेग्स है ये मुड़ा हुआ है नीज पे इसके। वाइल हिज बैक लेग्स आर अपराइट, लेकिन इसका पीछे का जो बैक लेग देखो दोनों ये खड़ा है, ठीक है। हिज हेड इज सोन स्लाइटली हाई फ्रॉम द ग्राउंड। इसका हेड जो देखो यहाँ पर ये ग्राउंड से थोड़ा सा यहाँ पे देखो ये हाई है, यहाँ पर नोटिस करना, ठीक, हाई है। एज इफ ही इज मेकिंग अनदर अटेम्प्ट टू स्टैंड, जैसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कितने थकने हारने गिरने के बाद भी एक शायद ये अटेम्प्ट करना चाहता है फिर से खड़ा होने के लिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इसका आगे बढ़ते हैं। द एक्सप्रेशन एंड हाफ क्लोज आईज शोइंग हिज स्ट्रगल एंड ट्रूथ बिहाइंड लाइफ जर्नी। इसका जो हाफ क्लोज मतलब ये जो हाफ ओपन कह लो या फिर हाफ क्लोज आई जो है उसका एक्सप्रेशन, इसका जो फेस का एक्सप्रेशन है वो इसके स्ट्रगल के मतलब इसके जीवन के स्ट्रगल और इसके सच्चाई को दर्शाता है, ठीक। हिज लाइफ जर्नी इज अबाउट टू एंड विद द एंड ऑफ ए डे। इसका ऐसा मतलब पेंटिंग को देख के लग रहा है जैसे पीछे देखो तो ऐसा लग रहा है सनसेट का टाइम है, मतलब जैसे डे का एंड होता है उसी तरह इसके लाइफ का भी एंड दिखाई दे रहा है, ठीक। और मैसिव लोड ऑन द कैमल्स बैक shows that the great greed of honor in exploiting the slaves यानी कि कैमल to their last breath। इसमें जो है इसके मालिक का लालचपन दिख रहा है, कैसे वो एक्सप्लॉइट कर रहा है अपने कैमल को उसके अंतिम सांस तक, ठीक। नेवरलेस, जबकि ये जो कैमल दिस कैमल्स वांट टू बी रिमेन फेथफुल टू हिज ऑनर, इसके बाद भी ये जो कैमल है ये फेथफुल रहना चाहता है अपने ऑनर के साथ। देयरफॉर विथ ऑल हिज एफर्ट्स एंड करेज ही ट्राइज टू स्टैंड अप अगेन। इसके हेड ऐसा उठे हुए लगने से प्रतीत होता है कि फिर भी ये इतना सब के बाद भी ये ट्राई करता है फिर से
उठने का, ठीक। इन द बैकग्राउंड ऑफ दिस पेंटिंग रेड, येलो, orange and brown colors are used to show the real feeling of redness in the atmosphere of desert at the time of sunset। इसके बैकग्राउंड में देखो तो रेड, येलो, ऑरेंज कलर का यूज और ब्राउन कलर का यूज किया गया है, जो कि एक रेगिस्तान के रेडनेस को भी दिखा रहा है और साथ में जो है सनसेट हो रहा है उसके एटमॉस्फेयर को भी दिखा रहा है, ठीक। द फोरग्राउंड यानी कि ये आगे वाला हिस्सा पेंटिंग का, ठीक। ऑफ दिस पेंटिंग इज पेंटेड इन डार्कन टोन ऑफ द सेम कलर। ये जो सेम जो फॉरग्राउंड में जो कलर यूज हुआ है, यहाँ से देखो थोड़ा सा नीचे की ओर, यही कलर थोड़ा सा डार्क में यूज किया गया है, ठीक। दैट इज यूज इन बैकग्राउंड, ठीक। आर्टिस्ट इज ट्राइंग टू शो द रिएक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ थ्रू हिज पेंटिंग। ये जो आर्टिस्ट जो है इस पेंटिंग के थ्रू जो है ह्यूमन लाइफ के भी, मतलब जो ह्यूमन लाइफ है उसके भी रिफ्लेक्शन को दिखा रहा है। कैसे? हम लोग भी जो है सेम इसी की तरह है, काम करते जा रहे हैं, पैसा के पीछे भागते जा रहे हैं, एक समय के बाद हम लोग का भी अंत हो जाएगा। तो मतलब इस पेंटिंग के थ्रू आर्टिस्ट ने यही चीज दिखाने का कोशिश किया है। तो आई होप आपको ये पेंटिंग समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पेंटिंग देख लेते हैं। सो नेक्स्ट हम लोग का पेंटिंग है वो है शिव एंड सती, या फिर कह लो शिव एंड सती। इसके जो आर्टिस्ट हैं या फिर पेंटर जो है वो है नंदलाल बोस। इसका जो पीरियड है 20th सेंचुरी, या फिर बहुत बुक में 1908 और बहुत बुक में 1947 भी देता है, तो सिंपली आप लोग मॉडर्न लिख दोगे, ठीक। मीडियम सेमी रहेगा, वाटर कलर ऑन पेपर, टेक्निक सेमी रहेगा, टेम्परा एंड वाश, और कलेक्शन या फिर कह लो कर्टिसी सेम रहेगा, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली। अब चलिए इसका हम लोग डिस्क्रिप्शन देखते हैं। तो इन दिस पेंटिंग द पेंटर नंदलाल बोस हैज बीन पेंटेड अ माइथोलॉजिकल इवेंट ऑफ लॉर्ड शिवा एंड हिज वाइफ सती। इसमें जो है पेंटिंग में जो है ये जो नंदलाल बोस जो है वो लॉर्ड शिवा का जो है पेंटिंग, लॉर्ड शिवा और इसके वाइफ का जो मतलब एक इवेंट होता है उसको दिखाया गया है। और ये जो पेंटिंग है ये एक माइथोलॉजिकल इवेंट मतलब बेस्ड पेंटिंग है, ठीक। इन दिस पेंटिंग द इमोशनल मोमेंट ऑफ शिव हैज बीन शोन when Sati has sacrificed her life for her husband Shiva's self-respect। इस पेंटिंग में जो है पेंटर ने मतलब इस पेंटिंग में दिखाया गया है कि जो सती जी जो हैं वो अपने लाइफ को सेक्रीफाइस कर देती हैं अपने हस्बैंड के सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। इसका कहानी थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो सती जो है वो फेवरेट चाइल्ड होती है अपने फादर दक्ष की, ठीक। लेकिन ये जो दक्ष जो है ये जो है इन दोनों के मैरिज के अगेंस्ट रहते हैं। इन दोनों के मतलब ये अपने फादर के मतलब अगेंस्ट जाके ये मतलब सती जो है वो शिव जी से शादी कर लेती हैं, ठीक। आफ्टर दैट दक्ष जो है वो कंडक्ट करते हैं यज्ञ को और उसमें इनवाइट नहीं करते हैं अपने डॉटर को, ठीक है। लेकिन सती उनकी बेटी होती है, वो क्या जानती है सब चीज, वो बोलती है मेरे पापा इनवाइट करेंगे तभी जाएंगे। तो लेकिन शिव जी इनको मना करते हैं, लेकिन तब भी ये चली जाती है, ठीक। लेकिन ये जो सती जो है एंड हर हस्बैंड मतलब इन दोनों को नहीं पूछा गया रहता है। तो जब ये वहां जाती हैं तो क्या होता है, देखती हैं कि वहां पर सही में इनको इनवाइट नहीं किया गया था और इनको बेइज्जत करने के लिए वो यज्ञ का मतलब यज्ञ जो है वो करा रहे थे, ठीक। तो सो अगेंस्ट ऑफ दैट सती जो है वो अपना लाइफ को इंड कर देती है अपने पावर का यूज करके अपने बॉडी को जला के, ठीक, थ्रू फायर ऑफोल द ऑनर ऑफ हर हस्बैंड। और इसको करने मतलब ये करती क्यों है कि उसके हस्बैंड का सेल्फ रिस्पेक्ट जो गया है वो ना मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट बचा रहा है, ठीक। अब ये तो हम लोग का स्टोरी हो गया, ठीक। ये माइथोलॉजिकल स्टोरी पे बेस्ड है। पेंटिंग का मतलब हम लोगों ने सब्जेक्ट मैटर देखा। अब पेंटिंग में कैसे क्या दिखाया है अब यहां से हम लोग देखेंगे, ठीक। तो इन द सेंटर ऑफ दिस पेंटिंग लॉर्ड शिवा एंड सती हैज बीन डिपिक्टेड इन सैड मूड। ये पेंटिंग है, ये पेंटिंग का सेंटर में देखो शिव जी और सती जी को है सैड मूड में दिखाया गया है, ठीक। शिव जी जो है वो सो किए गए हैं सिटिंग पोज में, देखो शिव जी जो है बैठे हुए हैं सिटिंग पोज में, इनको दिखाया गया है। He is looking at the Sati's faded face hopelessly and stretching in his both arms to support the Sati body which is lying on his left knee in अनकॉन्शियस स्टेट। इसमें जो है शिव जी जो है सती जी के फेडेड यानी कि मुरझाए हुए चेहरे को बहुत अच्छे से देखते हैं, मतलब हेल्पलेसली, मतलब ऐसा तरह से देखते हैं कि जैसे इनका कोई मदद नहीं कर सकते हैं। अपने दोनों हाथ को ये बाह को जो है फैलाए हुए हैं और सती देखो यहाँ पर ये दोनों हाथ को फैलाए हुए हैं और सती के बॉडी को सपोर्ट दिए हुए हैं और ये नी पे बैठे हुए हैं अपने, ठीक है, मतलब सिटिंग पोज में है। और सती जो है वो अनकॉन्शियस स्टेज में है, ठीक है। मान लो ये दे दी है, ठीक। शी इज वियरिंग अ नेकलेस, earrings, armlets,
ब्रेसलेट एंड लाइट रेड कलर साड़ी। इसमें जो है ये पेंटिंग जहां पे था उसमें आपको जब पेंटिंग खींच के डाला गया उसमें ये कलर्स अच्छे से जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो है ये रेड कलर का ये जो साड़ी पहनी है, ये आर्मलेट्स, नेकलेस, बहुत सारा ज्वेलरीज भी पहनी हुई है। ठीक, बिहाइंड हिज हेड अ येलो कलर्ड हैलो इन फॉर्म ऑफ सन हैज बीन सोन हिज डिवाइनिटी। ठीक, इनके मतलब सर के पीछे ये जो शिव जी जो है, इनके सर के पीछे देखो तो एक हैलो दिखाया गया है। ठीक, ये इनके डिवाइनिटी या फिर गॉडनेस को दिखाता है। हिज फॉरहेड इज लुकिंग ब्राइट, इनका जो फॉरहेड है ये चमकीला दिख रहा है। हिज हेयर इज टाइड विथ ए बन ऑन द टॉप बट इज स्पेयरिंग बिहाइंड हिज बोथ शोल्डर। इनका जो हेड है, जैसे यहाँ पर मैं इसको इरेज करता हूँ थोड़ा सा तब आपको दिखेगा, इनका जो ये हेड है, इनके बाल को यहाँ पर सर पर एक बन के साथ बांधा गया और इनका हेयर जो है पीछे शोल्डर तक जो है वो फैला हुआ है, स्प्रेड किया हुआ है। ठीक है, ही इज वियरिंग अ नेकलेस एंड ए स्नेक अराउंड हिज नेक। ये अपने नेक पर देखो तो एक नेकलेस पहने हुए हैं और साथ में सांप जो है इनके गर्दन पे लपटा हुआ है। द बॉडी ऑफ लॉर्ड शिवा इज लुकिंग लिटिल बल्की। इनका जो बॉडी है थोड़ा सा बल्की मतलब मोटा दिखाई दे रहा है। हर पेंटिंग में ऐसे तो ये पतले ही है, लेकिन इस पेंटिंग में थोड़ा सा बल्की दिखाई दे रहा है। In this painting, yellow, brown, violet and red colors are used in various shades and tones. इस पेंटिंग में जो है येलो, ब्राउन, वॉयलेट और रेड कलर्स के बहुत सारे शेड्स और टोन का यूज किया गया है। देखो यहाँ पे पेंटिंग में आपको दिख रहा होगा। ये जो पेंटिंग है, इसका पेंटिंग का जो बैकग्राउंड है उसमें जो है लाइट और डार्क कॉम्बिनेशन ब्राउन और येलो कलर का यूज किया गया है। ठीक है, और स्काई को मतलब दिखाने में। ठीक, देखो ये जो बैकग्राउंड है इसमें देखो एक ही कलर, ये पेंटिंग ही जो है ना एक्चुअली में मोनोक्रोमेटिक पेंटिंग है। देखो ये जो पेंटिंग यहाँ पर नीचे लिखाई हुआ है, दिस पेंटिंग इज वर्टिकल एंड मोनोक्रोमेटिक पेंटिंग। लगता है कि एक ही कलर है, लेकिन इसके बैकग्राउंड में जो है यूज किया गया है ब्राउन और येलो जो कलर है उसको मतलब यूज किया गया है स्काई को दिखाने के लिए। ठीक, इस पेंटिंग के फोरग्राउंड में देखो तो वायलेट और ब्राउन एंड व्हाइट कलर का यूज किया गया है। ठीक है, अर्थ सरफेस को दिखाने में। ये पेंटिंग का फोरग्राउंड था ऊपर, ये हो गया बैकग्राउंड, सॉरी। ये फोरग्राउंड में जो सरफेस है इसमें ये 3 कलर का यूज किया गया है अर्थ सरफेस को दिखाने के लिए। ठीक, ये वर्टिकल और मोनोक्रोमेटिक पेंटिंग है। ये जो है बेस्ट एक मतलब वन ऑफ द बेस्ट पेंटिंग है नंदलाल बोस का। ठीक, तो आई होप आपको शिव एंड सती पेंटिंग भी अच्छे से एकदम डिटेल में समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पेंटिंग देख लेते हैं। सो नेक्स्ट अब हम लोग का पेंटिंग है राधिका। इसके जो आर्टिस्ट या फिर क्या लोग पेंटर जो थे वो थे मोहम्मद अब्दुल रहमान। अब देखो यहाँ पर भी थोड़ा सा कंफ्यूजन था, लेकिन ये क्लियर आउट हो गया। अब्दुल बहुत जगह लिख दिया, लेकिन अब्दुल नहीं होगा, अब्दुल रहमान होगा। ये जो थे पाकिस्तान के लाहौर के फेमस आर्टिस्ट हैं। इनका शॉर्ट फॉर्म है MAR चुगताई। ठीक, इसका पीरियड जो है वो है 20th सेंचुरी और ईयर में बहुत बुक में 1926 1940 भी दिया है, लेकिन आप लोग मॉडर्न लिख देना या फिर 20th सेंचुरी लिख देना, फेयर एनफ है। ठीक है, उसके बाद मीडियम सब में सेम ही है, वाटर कलर ऑन पेपर टेक्निक, टेम्परा एंड वाश, कर्टिसी या फिर कलेक्शन, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, न्यू दिल्ली। ठीक, अब चलिए पेंटिंग में क्या दिखाया है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक, तो इन दिस पेंटिंग राधिका हैज बीन शोन इन स्टैंडिंग पोज। इस पेंटिंग में जो है देखो ये राधिका जी जो है इनको स्टैंडिंग पोज में दिखाया गया है। ठीक, इन दिस पेंटिंग राधिका इज शोन इन ए प्रोफाइल फेस मीन साइड व्यू ऑफ ए पर्सन। इस पेंटिंग में एक चीज और देखो तो इनके साइड व्यू को यहाँ पर ये देखो इनके साइड व्यू को यानी कि प्रोफाइल फेस को दिखाया गया है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। इन दिस पेंटिंग राधिकाज हेड डाउन एंड आईब्रोज आर शार्प एंड आईज आर लार्ज एंड हाफ ओपन। ये आगे पेंटिंग 12 में दिखेगा। इनमें जो है मतलब इस पेंटिंग में बेसिकली इनका जो हेड है वो डाउन है, देखो देखने में लग ही रहा है। इनका जो आईज है वो लार्ज है और हाफ ओपन है, और इनका जो आईब्रोज जो है वो भी जो है थोड़ा सा शार्प है। ये आगे जब पेंटिंग बड़ा होगा तो उसमें आपको दिख जाएगा, ऐसे आप लोग याद रखना। ठीक, हर ब्रेड यानी कि चोटी जो है इनके ब्लैक कलर के हेयर का वो हैंगिंग डाउन हुआ है अप टू द वेस्ट। यहाँ पीछे देखो ये जो चोटी है इनके वेस्ट तक गया हुआ है। ठीक, हर लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड आर होल्डिंग द लोटस फ्लावर्स। इनका ये जो लेफ्ट हैंड है, ठीक है, या फिर और ये जो राइट हैंड है यहाँ ठीक है, जिसपे ये अपना सर ऐसे पोज में रख के रेस्ट कर रही हैं, वो जो है इसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ। इन दोनों मतलब बेसिकली हाथ में जो है ये लोटस फ्लावर रखी हुई है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे इसका हम लोग देखते हैं और डिस्क्रिप्शन। हर लेफ्ट हैंड इज बेंट नॉर्मली
नियर हर नेक एंड चेक रेस्टिंग ऑन इट। यहाँ पर ये जो इनका लेफ्ट हैंड जो है देखो ये बेंट हुआ है नॉर्मली, और ये इनके नेक तक है, जिस पर इनका जो चेस्ट है मतलब ऐसे रख के इनका चेस्ट जो है वो रेस्ट कर रहा है, ठीक। वाइल राइट हैंड इज फोल्डेड इन ए टिपिकल पोज, ऐसे ही, लेकिन यहाँ राइट हैंड इनका देखो इस तरह के पोजीशन में मतलब थोड़ा सा फोल्डेड है, ठीक है, एक टिपिकल पोज में है। देयर इज एन एंट विथ विंग्स और हनी बी, देखो बहुत बुक में एंट और हनी बी दे रहा था तो मैंने दोनों डाल दिया, ठीक। इनके ये जो राइट हैंड जो है इसका फ्लावर जो है लोटस का, इसके ऊपर एक इंसेक्ट को दिखाया गया। यहाँ पे आगे बड़ा पेंटिंग होगा तो दिखेगा ही, उस पर एक इंसेक्ट है, वो हनी बी है या फिर एंथ है जिसका विंग्स है, वो चीज दिखाया गया है इसके फ्लावर पे जो कि इनके राइट हैंड में है, ठीक। सी इज वियरिंग और रेड चोली यानी कि ब्लाउज और पर्पल लहंगा यानी कि घाघरा और येलो कलर का दुपट्टा। देखो ये जो है रेड कलर का जो है ये ब्लाउज पहनी हुई है, ठीक है, साथ में जो है येलो और पर्पल कलर का जो है वो लहंगा पहनी हुई है, साथ में जो है ओढ़नी जो है मनी की दुपट्टा जो रखी है वो जो है वो है येलो कलर का, ठीक है। सी इज वियरिंग वेल फिनिश्ड पर्ल नेकलेस विथ पेंडेंट, ये जो है गला में जो है आगे पेंटिंग में आप लोग देखोगे यहाँ पे जस्ट यहाँ एक ये जो नेकलेस पहनी है जिसमें एक पेंडेंट भी लगा हुआ है, साथ में जो है ये थ्रेड लाइक जो है वो नेकलेस पहनी है, ठीक है, जो कि बहुत लंबा है, यहाँ देखो यहाँ तक वो आया है, ठीक है, यहाँ तक यहाँ, ठीक, और उसमें भी जो है एक ब्यूटीफुल पेंडेंट लगा हुआ है। आगे पेंटिंग बड़ा है उसमें आपको ये चीज मैं दिखाता हूँ, चलो ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये थ्रेड लाइक एक बना हुआ है और यहाँ पे एक पेंडेंट भी है, ठीक, तो आप लोग देख ही सकते हो, ठीक। सी हैज बैंगल्स इन हर हैंड्स एंड रिंग्स इन हर फिंगर्स, इनके हाथ में जो है बैंगल्स भी दिख रहा है और इनके फिंगर्स में जो है वो रिंग भी दिख रहा है, ठीक। इन द बैकग्राउंड ऑफ दिस पेंटिंग अ लैम्प विथ बर्निंग फ्लेम इज सोन एंड ए स्मोक ऑफ फ्लेम इज गोइंग अपवर्ड, इसके बैकग्राउंड में देखो ये जो है एक लैंप दिखाया गया है, ठीक, या फिर कह लो इसको दिया भी कह सकते हो आप। इसमें जो है ये जो है बर्न कर रहा है और इसका स्मोक जो है ऊपर की ओर, यानी इसका जो फ्लेम का मतलब आग का जो धुआं है वो ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक। दिस स्टाइल ऑफ लैंप shows the influence of मुगल स्कूल, ये जो लैंप का स्टाइल का बनाने का जो तरीका है ना वो मुगल इन्फ्लुएंस को भी दिखाता है, ठीक। नियर द लैंप some insects are also shown dead on the ground, ठीक, इसके मतलब इसको मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करता हूँ, दिख जाएगा। इसके जो आप लोग नीचे देखो लैंप के नीचे यहाँ पे छोटा छोटा यहाँ पर कुछ इंसेक्ट भी जो है डेड जो है ग्राउंड पे पड़े हैं उसको दिखाया गया है, ठीक। द लैंप हैज इल्यूमिनेटेड राधिका, ये लैंप के ही रोशनी से देखो राधिका जी जो है रोशनी से मतलब रोशित किया है, मतलब ये लैंप जो ही है इनको मतलब इल्यूमिनेट कर रहा है, ठीक। द बैकग्राउंड ऑफ दिस पेंटिंग इज सोन विथ सेंट्री येलो कलर, यहाँ बैंक मतलब ये देखो थोड़ा सा इसका कलर स्कीम समझना, ये हो गया पेंटिंग का सेंटर वाला हिस्सा, ये हो गया इसका ऊपर वाला हिस्सा, और ये हो गया इसका नीचे वाला हिस्सा, और ये हो गया एक थोड़ा सा मिडिल वाला हिस्सा यहाँ पे भी, और ये एक हो गया यहाँ का मिडिल वाला हिस्सा, मतलब बीच में सेंटर, उसके बाद एक मिडिल का हिस्सा और उसके बाद टॉप एंड बॉटम, ठीक। तो ये जो सेंटर है इस पेंटिंग का वो येलो कलर में दिखाया गया है, ठीक है, सेंट्रली येलो कलर में है। इसके जस्ट ऊपर यानी कि मिडिल में जो है वो ऑरेंज कलर का, देखो ये येलो से ऑरेंज में शिफ्ट हो रहा है, ठीक। उसके बाद ये ऑरेंज से ऊपर बढ़ो तो देखो ये ब्राउन कलर में शिफ्ट हो गया, तो ऊपर ब्राउन और साथ में इधर भी यहाँ नीचे बढ़ो तो ब्राउन, यानी कि नीचे और ऊपर जो है ये ब्राउन कलर का हो जाता है, ठीक है। राधिका हेयर जो है वो पेंट किया गया है ब्लैक और ग्रे कलर में। तो आई होप आपको ये भी पेंटिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट और आखिरी पेंटिंग हम लोग समझ लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पेंटिंग पढ़ने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मैंने ऐड किया हुआ है, वो मिस हो गया था। तो ये जो पेंटिंग है एक वर्टिकल पेंटिंग है, देखो ये वर्टिकल पेंटिंग है, और इस तरह के पेंटिंग को कहते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल पेंटिंग, ठीक। इसका साइज भी बहुत जगह मेंशन था, तो 52.7 गुना 73 सेंटीमीटर इसका साइज बहुत जगह मेंशन था, तो मैंने यहाँ पे डाल लिया, ठीक है। इट इज वन ऑफ द बेस्ट पेंटिंग्स ऑफ M.A.R. चुगताई, ये जो है बेस्ट पेंटिंग था M.A.R. चुगताई का। अब ये M.A.R. जो चुगताई थे इनके बारे में थोड़ा सा नॉलेज है, ये जो थे लास्ट आर्टिस्ट थे चुगताई फैमिली से, ठीक, जो कि लाहौर में रहते थे। ये जो थे डायरेक्ट डिसेंडेंट थे उस्ताद अहमद के, यानी ये जो उस्ताद अहमद था, उस्ताद अहमद लौरी जो चीफ आर्किटेक्ट था शाहजहां का, उसके मतलब खानदान से जो थे ये मतलब जुड़े हुए थे, मतलब उसके पूर्व मतलब ये जो उस्ताद लौरी था मतलब अहमद लौरी इनका मतलब पूर्वज था, मतलब उसी के खानदान से ये
जुड़े हुए थे। ठीक है, तो इसी के साथ ये पेंटिंग अब खत्म होता है। अब आगे का पेंटिंग हम लोग चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैंने ये पेंटिंग जो है थोड़ा सा बड़ा में दे दिया है, तो आप लोग देख भी सकते हो। चलो हम लोग आगे चलते हैं अब। सो नेक्स्ट अब हम लोग का पेंटिंग है और आखिरी है मेघदूत। ठीक, इसके जो आर्टिस्ट कह लो या फिर पेंटर जो कह लो वो है राम गोपाल विजयवर्गीय। ठीक है, इसका पीरियड जो है 20th सेंचुरी, बहुत बुक में 1961 1967, फिर कंफ्यूजिंग, तो इसको छोड़ेंगे, हम लोग मॉडर्न लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद इसका भी मीडियम वाटर कलर और पेपर। ठीक है, टेक्निक जो है वो है टेम्परा एंड वाश है। इसका कलेक्शन जो है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली। ठीक, ये जो पेंटिंग है एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन सिलेबस में है, तो हम लोग बहुत सारा जो बुक में दिया है उससे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब पेंटिंग में क्या दिखाया है, क्या सब्जेक्ट मैटर, सारा चीज थोड़ा समझते हैं। ठीक, दिस पेंटिंग इज टेकन फ्रॉम द सीरीज ऑफ ए मेघदूत पेंटिंग्स। ये जो पेंटिंग है मेघदूत के पेंटिंग्स का एक सीरीज बनाया गया था राम गोपाल विजयवर्गीय के द्वारा, उसमें से लिया गया। ठीक, द मेघदूत मीन्स द क्लाउड मैसेंजर। ये जो मेघदूत का मतलब होता है क्लाउड का मैसेंजर। ठीक, इट बेस्ड ऑन द लिरिकल पोएम मेघदूतम रिटेन इन संस्कृत बाय कालिदास। ये जो पेंटिंग जो है ये बेस्ड है मेघदूतम, एक जो लिरिकल जो पोएम है जिसको कालिदास ने लिखा हुआ था। ठीक, मेघदूतम जो है वो है एक स्टोरी है यक्ष का। ठीक है, जो कि रहता है एक माइथोलॉजिकल सिटी में अलका। ठीक है, जो कि हिमालय में है। ठीक, इसको यक्ष को जो है वो एग्जाइल पे यानी कि वनवास पे भेज दिया जाता है। ठीक है, इसके मास्टर के द्वारा, किंग कुबेर के द्वारा। ठीक, 1 ईयर मतलब, ठीक है, 1 ईयर के लिए। ठीक, ये अपना नेग्लेक्ट करता है ड्यूटीज को, इसके मतलब सजा के तौर पे इसको एग्जाइल पे भेज दिया जाता है। ठीक है, दिस पोएम इज अबाउट 8 months आफ्टर द एग्जाइल। और इस मतलब ये जो पेंटिंग है अब एग्जाइल पे ये चला जाता है, उसके 8 महीना के बाद ये पेंटिंग, मतलब उसके 8 महीना के बाद के दृश्य को ये दिखाता है। अभी 1 साल नहीं हुआ है, 8 महीना बाद, मतलब 8 महीने का ये जो वनवास का पीरियड है अपना काट लिया है। और उसमें इस पेंटिंग में बेसिकली अब ये उतना दिन अपने वाइफ से दूर रहता है, तो उसको एक खत लिखता है और क्लाउड के साथ भेजता है, उसी को मतलब पेंटिंग में दिखाया गया। बेसिकली ये एक ओवरव्यू था। ठीक, तो चलिए इसको पढ़ भी लेते हैं। तो व्हेन द यक्षा इज यर्निंग यानी कि तड़पता अपने बिलोव्ड प्यारी वाइफ के लिए, तो ये वहां से पास कर रहे हुए क्लाउड यानी कि बादल को जो है बोलता है कि आप मेरा मैसेंजर बन जाओ। ठीक है, मेरा दूत बन जाओ और मेरे मैसेज को जो है मेरे वाइफ तक ले जाओ, जो कि अलका में है हिमालयाज के। ठीक, वेयर सी इज अवेटिंग फॉर हिज रिटर्न, जहां पे इसका आने का भी वेट करनी है। तो यही चीज मैंने आपको पहले समझा दिया है। चलिए अब पेंटिंग में हम लोग देखते हैं मेनली पेंटिंग में क्या दिखाया गया। ये तो हम लोग का सब्जेक्ट मैटर स्टोरी हो गया, और पेंटिंग में कैसे क्या दिखाया गया है वो देखते हैं। So in the center of this painting, Yaksha is shown sitting in a knee down posture on the rocks in a forest. इसमें पेंटर के सेंटिंग में देखो, ये पेंटिंग के सेंटर में यहाँ पर यक्ष जो है वो बैठे हुए हैं नी डाउन पोज में रॉक्स पे। ठीक है, इन दिस पेंटिंग यक्षा इज शोन इन ए प्रोफाइल फेस मीन साइड व्यू ऑफ ए पर्सन। इसमें भी देखो ये इनका साइड व्यू यानी प्रोफाइल फेस में ये पेंटिंग को पेंट किया गया है। ही इज राइटिंग हिज फीलिंग्स ऑन लीफ विथ राइट हैंड। देखो यहाँ पर ये राइट हैंड से, यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर दूं तो देखो यहाँ पर ये राइट हैंड से रॉक पे लीफ रखा हुआ है, उस पे अपने फीलिंग्स को ये लिख रहे हैं। ठीक है, या फिर कुछ भी ये जो है सिंपली लिख रहे हैं। ही इज होल्डिंग ए फ्लावर इन हिज लेफ्ट हैंड। यहाँ ये लेफ्ट हैंड में देखो तो एक फ्लावर भी होल्ड करे हुए हैं। ठीक है, टीयर्स इज सोन इज इन हिज आईज। यहाँ पर इनके आईज में देखो तो यहाँ से थोड़ा सा टीयर भी दिख रहा है। ठीक, ही इज वियरिंग अ येलो कलर धोती। यहाँ पर नीचे देखो ये येलो कलर का धोती भी पहने हुए हैं। साथ में ये जो है व्हाइट कलर का लॉन्ग दुपट्टा रखे हुए हैं शोल्डर पे, जो कि मतलब ये दुपट्टा लिए हुए जो कि शोल्डर पे हैंग कर रहा है। ठीक, ही इज ऑल्सो वियरिंग अ पर्ल नेकलेस ऑन हिज नेक। यहाँ पर ये नेक में जो है एक पर्ल नेकलेस पहने हुए हैं। ठीक है, इनका जो हेयर है वो लॉन्ग है और साथ में नीचे की ओर इनके इंड की ओर जो कर्ल है अपवर्ड डायरेक्शन में कर्ल हुआ हेयर है। देखो यहाँ पर ये नीचे में ऐसे हेयर कर्ल हुआ है। ठीक है, तो चलो हम लोग इस पेंटिंग को और आगे डिटेल में पढ़ते हैं। तो इन द बैकग्राउंड ऑफ दिस पेंटिंग देयर इज ए हट इन येलो कलर। यहाँ पर एक बैकग्राउंड में पेंटिंग के यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये हट का थोड़ा सा हिस्सा दिख रहा है, एक हट को येलो कलर में दिखाया गया है। साथ में जो है बर्ड्स जो है वो व्हाइट कलर में, देखो यहाँ पर एक बर्ड्स है और यहाँ पे बर्ड्स है, व्हाइट कलर में दिखाया गया है। क्लाउड्स को जो है मिक्सर किया गया है व्हाइट और स्काई कलर से। यहाँ पर देखो क्लाउड को स्काई और व्हाइट कलर के मिक्सर से दिखाया गया है। ट्रीज जो है
प्लांट्स जो है यहाँ पर देखो ये ट्रीज है, यहाँ पे छोटा छोटा प्लांट है बैकग्राउंड में, इसको जो है ग्रीन कलर से दिखाया गया है। साथ में रॉक भी, यहाँ पर पत्थर भी बहुत सारा, देखो यहाँ पत्थर है, यहाँ पत्थर है, यहाँ पत्थर है, बहुत सारा पत्थर को भी दिखाया गया है। ठीक, इन द फोरग्राउंड ऑफ दिस पेंटिंग वाटर स्ट्रीम, रॉक्स, बॉट्स एंड क्लाउड्स आर शोन। यहाँ पर देखो ये फोरग्राउंड, ये पेंटिंग का आगे वाला हिस्सा, यहाँ पर एक, यहाँ देखो एक वाटर स्ट्रीम दिखाया गया है, क्लाउड दिखाया गया है, साथ में यहाँ पर देखो यहाँ पर एक बर्ड भी दिखाया, बर्ड्स भी दिखाया गया साथ में। ठीक, ये जो बर्ड्स हैं वो जो है दिखाए गए हैं कि वो हायर देन क्लाउड, यानी देखो यहाँ पर भी ये बर्ड्स क्लाउड से ऊपर है और यहाँ पर भी ये बर्ड्स क्लाउड से ऊपर उड़ रहे हैं। ठीक है, द क्लाउड्स आर फुल ऑफ रेन आर सोन फ्लोटिंग वेरी क्लोज टू द यक्ष as if they were excited to take मैसेज फ्रॉम यक्ष एंड सेंड टू हिज वाइफ। ये जो बादल जो है यक्ष के आगे हैं, बहुत मतलब क्लोजली दिखाए गए हैं, साथ में ये ऐसा देख के लग रहा है कि रैन से लोडेड है और ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे हैं, जैसे कि लग रहा है कि यक्ष को बोल रहे हो कि आप मैसेज दो, हम आपके वाइफ तक ले जाके उसको डिलीवर कर देते हैं। ठीक, फ्लटरिंग गारमेंट्स एंड ट्रीज एंड प्लांट्स सजेस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ विंड। इस पेंटिंग में थोड़ा सा मैं इरेज कर दूं सबको, तो आप लोग पेंटिंग में देखोगे इनका जो ये दुपट्टा है ये भी हवा में फ्लोट कर रहा है, ट्रीज भी पूरा यहाँ देखो हिल रहा है, तो इससे स्ट्रेंथ भी पता चल रहा है कि विंड चल रहा है। ठीक, तो कलर जो है इस पेंटिंग में वो बहुत सॉफ्ट और लाइट यूज किया गया है। तो इसी के साथ हम लोग का सारा पेंटिंग्स अब खत्म होता है। ठीक है, इसके बाद आखिरी अब हम लोग का एक टॉपिक रह जाता है, कंट्रीब्यूशन जो है इंडियन आर्टिस्ट का नेशनल फ्रीडम मूवमेंट में, वो हम लोग चलिए पढ़ के इस चैप्टर को खत्म कर देते हैं। सो ये अब हम लोग का फोर्थ टॉपिक, हम लोग का आखिरी टॉपिक जो होगा, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन आर्टिस्ट इन द स्ट्रगल फॉर नेशनल फ्रीडम मूवमेंट। यानी ये जो इंडियन आर्टिस्ट जो थे, बंगाल स्कूल के मेनली जो आर्टिस्ट जो थे और कुछ अदर आर्टिस्ट जो थे, उनका क्या कंट्रीब्यूशन था नेशनल फ्रीडम मूवमेंट में। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं अच्छे से। इन 19th सेंचुरी व्हेन ब्रिटिश एम्पायर इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, देखो यहाँ पर जो भी हम लोग यहाँ कंटेंट पढ़ेंगे ना, थोड़ा सा ओरिजिन डेवलपमेंट से मैच करेगा। ठीक है, क्योंकि आखिर अंततः वही पॉइंट को लाना है। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा मैं यहाँ पर आपको बता दिया हूँ, नहीं तो आपको लगने लगेगा कि रिपीट ही पढ़ा रहा है क्या। ठीक, तो इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया मतलब 19वीं सदी में जब ब्रिटिश एम्पायर जो इंडिया में एस्टेब्लिश हो गया, दे ट्राइव टू प्रूव दैट इंडिया हैज नो आइडेंटिटी ऑफ इट्स ओन। ये प्रूव करना शुरू कर दिए कि इंडिया का कोई आइडेंटिटी नहीं है। उन्होंने यूरोपियन लाइफ स्टाइल इंडियंस पे थोपना शुरू किया। हम लोग आर्ट्स वाले सेक्शन मतलब ओरिजिनल डेवलपमेंट में देखे, यूरोपियन आर्ट्स भी थोपना शुरू कर दिया था और इंग्लिश लैंग्वेज भी थोपना शुरू कर दिया। ठीक, दे ट्राइड to establish the superiority of European art and culture over Indians। और ये अपना सुपीरियोरिटी दिखाने के लिए, अपना सुपीरियोरिटी को शो करने के लिए यूरोपियन आर्ट, कल्चर, लैंग्वेज, बहुत सारा चीज इंडियंस पे थोपना शुरू कर दिए। ठीक है, एंड सरप्राइजिंगली सम ऑफ द यंग इंडियंस who were in favor of English language and European lifestyle, ये लोग मतलब कुछ लोग जो इंडियंस के होते हैं जो कि सपोर्ट में रहते हैं यूरोपियन लैंग्वेज के, यूरोपियन लाइफ स्टाइल के, वो इसको मान भी लेते हैं। लेकिन सारे लोग तो सपोर्ट में नहीं रह सकते हैं, बट अ ग्रेट नंबर ऑफ इंडियंस स्टैंडिंग अगेंस्ट दैट, लेकिन ग्रेट नंबर में कुछ इंडियंस जो है इसके विरुद्ध में खड़े होते हैं। ठीक, दे रेज्ड their voice against the activities of Britisher and also starting to separating themselves from European art, English language and European lifestyle। और ये इसके अगेंस्ट में तो खड़े होते ही हैं, साथ में ये अपने आप को यूरोपियन लाइफ स्टाइल से भी बिल्कुल अलग करना शुरू कर देते हैं। ठीक, some of those persons who started establishing such organization that could shock the Britisher। और कुछ इसमें से तो जो है सीक्रेटली जो है ऑर्गेनाइजेशन भी बनाना शुरू कर देते हैं जो कि आगे चल के ब्रिटिशर के अगेंस्ट में काम करेंगे, उनको शॉक करेंगे। द इनिशिएशन ऑफ दिस टाइप बेगन फ्रॉम कोलकाता। ये जो इनिशिएशन है ये मतलब शुरुआत हुआ था कोलकाता से ही, क्योंकि वही उनका शुरुआती दौर में सेंटर था मेन ब्रिटिश रूल का। ठीक है, तो चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। सो दे हैड started establishing cultural, social and political organization। ये जो इंडियंस थे ये जो है स्टेबलाइज करना शुरू कर दिए थे कल्चरल और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक, जो कि लड़ सके इन ब्रिटिशर के विरोध में। ठीक, आफ्टर दैट सेवरल रेवोल्यूशनरी एंड मूवमेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वर बिजी इन स्ट्रेटिंग देयर फाउंडेशन सीक्रेटली। और इसके बाद जो है
बहुत सारे जो है मूवमेंटलिस्ट जो है रिवोल्यूशनरी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो शुरुआत कर दिए, बिजी रहने लगे, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन को सीक्रेटली बिल्ड करना शुरू कर दिए, ठीक। एट दैट टाइम, अब यहाँ से हम लोग का रोल हो रहा है आर्टिस्ट का, ठीक। ये तो हम लोग इंट्रो ले रहे थे थोड़ा सा, ठीक। कैसे मतलब ब्रिटिश जो एम्पायर है उसको हराने के लिए, ब्रिटिशर्स को भगाने के लिए कैसे कैसे क्या हो रहा है, अब यहाँ से हम लोग कंट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। एट दैट टाइम बंगाल मूवमेंट ब्रॉड न्यू अवेयरनेस in Indian minds and established a new school of art called Bengal School of Art with the help of E.V. Awal and Abanindranath Tagore। और उसी समय पे है एक आर्ट मूवमेंट भी चल रहा था, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिसका नाम था बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग, ठीक। उस आर्ट मूवमेंट को मतलब वो आर्ट मूवमेंट था अगेंस्ट ब्रिटिशर के, और उसके अगेंस्ट में इन्होंने अपना एक नया इंडियन आर्ट वाला करिकुलम भी लॉन्च किया, एक नया स्कूल बनाया जो कि सिर्फ इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट पे बेस्ड था, ठीक। ये जो स्कूल का मतलब जो एम था मेनली वो था रीजनरेट करना एमॉन्ग्स इंडियन पेंटर्स, कि वो पैट्रियोटिज्म को रीजनरेट करना था, रीडिस्कवर द इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट एंड रिकलेक्ट द इंडियन कल्चरल वैल्यू इन फील्ड ऑफ आर्ट बाय बाइकॉटिंग द यूरोपियन आर्ट एंड कल्चर। तो मतलब इसका एम था ये सब चीज को करने का, ठीक। तो दिस स्कूल रीजनरेट द इमोशन एमंग द मेनी इंडियन पीपुल्स टुवर्ड्स द नेशन। देखो अब ये पेंटिंग बनने जाने लगा, अब पेंटिंग में उसी सब्जेक्ट मैटर पे पेंटिंग को किया जाता था, इंडिया के दुर्दशा को बहुत सारा चीज को इंस्पिरेशनल पेंटिंग होता था, और साथ में ये बाइकॉट, ये जो आर्ट मूवमेंट था, ये जो बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट या फिर कह लो पेंटिंग जो था एक आर्ट मूवमेंट था, ये यूरोपियन आर्ट के अगेंस्ट में था। तो इसको देखकर बहुत सारे इंडियन लाइफ स्टाइल को भी त्यागने लगे, बहुत सारा, मतलब यहाँ से शुरुआत होना शुरू हो रहा था, ठीक। महात्मा गांधी जी थे और जवाहरलाल नेहरू थे, वो बहुत आर्टिस्ट को इनकरेज किए कि आप पेंटिंग्स बनाओ फ्रीडम स्ट्रगल पे, ठीक। इन्होंने पेंटिंग्स बनाना शुरू किया, धीरे धीरे ये चीज आगे बढ़ते गया, पेंटिंग्स बनने लगा, लोग उससे इंस्पायर होने लगे, ठीक है। चलिए हम लोग आगे अब इसी को आगे देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ पेंटिंग्स है मेनली, उनसे लोग ज्यादा इंस्पायर हुए थे, चलिए उसको देखते हैं। तो भारत माता जो है वो मदर इंडिया जो अवनींद्रनाथ टैगोर जी ने बनाया था, थ्रू दिस पेंटिंग ही इस्टेब्लिश द पैटर्न ऑफ पैट्रियोटिज्म। ये देशभक्ति के लिए, मतलब देश से प्यार करने के लिए ये पेंटिंग जो है मतलब इंस्पायर किया था उस समय के लोग को। इस पेंटिंग में जो है ये जो पेंटिंग जो है सारे जगह पे इसका बहुत ज्यादा सराहना हुआ था। ये जो पेंटिंग है वो मेनली बेस्ड थीम पे था, रोटी कपड़ा और मकान पे मेनली बेस्ड था, ठीक है। जो कि उस समय के लोगों को बताता था रोटी कपड़ा और शेल्टर मिल जाए और अपने देश के लिए लड़ना है, ब्रिटिशर को कैसे भी आउट करना है, ठीक। ही पोर्ट्रेट ए यंग वोमेन विथ 4 आर्म्स। इसमें जो है इस पेंटिंग में इन्होंने एक वोमेन को दिखाया गया जिसका 4 आर्म्स है, 4 आर्म्स है, ठीक। और उसमें ऑब्जेक्ट ये होल्ड की हुई है, मतलब ये ऐसे मैनर में होल्ड किए हैं जैसे हिंदू गॉडेस होती हैं। सी वियरिंग ए सैफरन साड़ी, ये सैफरन कलर का साड़ी पहनी हुई है, और ये होल्ड की है चारों हैंड में। पहला में है जो व्हाइट कलर का, एक यहाँ देखो क्लॉथ होल्ड किए हैं, दूसरे में जो है अनाज का गुच्छा होल्ड की हुई है, एक में जो है रोजरी होल्ड की हुई है, माला, ठीक है, और एक में जो है यहाँ पर जो है बुक होल्ड की हुई है। तो ये पेंटिंग जो था मेनली, इस पेंटिंग का जो थीम था वो पैटर्न जो था पैट्रियोटिज्म का, देश से प्यार करने का, वो जागरूक करना था, ठीक। ये भारत माता को जो है आगे और आर्टिस्ट भी अपने अपने वर्जन में बनाए थे, चलिए उसको भी देख लेते हैं। अमृता शेरगिल जो थी वो भारत माता को थोड़ा दूसरे वर्जन में बताई थी, ठीक। अमृता शेरगिल जो थी वो एक मदर को पेंट करती है, मदर इंडिया को, बट इट वाज ए रियलिस्टिक इमेज वेरी डाउन टू अर्थ। ये जो है एक बहुत रियलिस्टिक इमेज होता है, डाउन टू अर्थ इमेज होता है। सी पेंटेड भारत माता एज ए पुअर वोमेन विथ हर पुअर चिल्ड्रन। इसमें ये जो मतलब अमृता शेरगिल होती हैं, देखो ये डिफरेंट है इनका भारत माता। इसमें एक गरीब वोमेन को दिखाती हैं गांव के, जिसमें इनके मतलब ये माँ के साथ इसके बच्चे भी दिखाए जाते हैं, ठीक। इन ए बॉय इन हर लैप, चलो इसको देख लेते हैं। मतलब इनका जो बच्चा है, एक लड़का जो है इनके यहाँ हाथ में है, गोद में है, लैप में है, ठीक। एक डॉटर जो है इसमें इनके राइट साइड में बैठी हुई है, ठीक। थ्रू दिस पेंटिंग मतलब सी शोज द पुवर्टी ऑफ रूरल इंडिया। इस पेंटिंग के माध्यम से ये रूरल इंडिया का जो पुवर्टी है उसको दिखाती हैं, ठीक है, अमृता शेरगिल। पुराण घोष जो थे ये भी एक आर्टिस्ट हैं, ये भी जो है पेंट किए थे भारत माता को। इसका पेंटिंग इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं था, लेकिन पढ़ना तो थोड़ा सा जान जाते हैं, जो कि एक सॉन्ग पे बेस्ड था,
द्विजेंद्र लाल रॉय जो बनाए हुए थे सॉन्ग, उस पर बेस्ड था, जो कि रिफर करता था मदरलैंड एज ए भारत जननी। ठीक, ये जो है इस पेंटिंग में बेसिकली जो है एक ब्लू सी है, मतलब उसमें से ये एक लेडी राइज करती हुई दिखाया गया था, मतलब बेसिकली इस पेंटिंग में। ठीक, ये जो पेंटिंग जो है वो डिपिक्ट करता है, मतलब डिपिक्ट इस पेंटिंग में डिपिक्ट होता है, और लेडी इज राइजिंग फ्रॉम ब्लू वाटर ऑफ सीज। ठीक, मतलब सी से एक लेडी जो है वो राइज करती हैं। थ्रू दिस पेंटिंग ही रिप्रेजेंटिंग इंडिया एज ए फ्लोरिशिंग लैंड ऑफ एग्रीकल्चर। इस पेंटिंग से जो है ये इंडिया को एक मतलब एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब दिखाते हैं कि इंडिया जो है एक काफ़ी फल फूला, मतलब फूला फला लैंड है एग्रीकल्चर के लिए। नंदलाल जो बोस हैं वो अनदर आर्टिस्ट हैं बंगाल स्कूल के, जो कंट्रीब्यूट किए थे नेशनल फ्रीडम मूवमेंट में। ही पेंटेड द पोर्ट्रेट्स ऑफ नेशनल लीडर्स एंड स्वराज सेल्फ रूल मूवमेंट। देखो ये जो है नंदलाल बोस, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने नेशनल लीडर पे काफ़ी ज़्यादा पेंटिंग किया था, और साथ में जो सेल्फ रूल मूवमेंट यानी कि स्वराज मूवमेंट था वो चला था, उस पर भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा पोस्टर्स वगैरह पेंट किया था। ठीक, ही ऑल्सो कॉपीड द पेंटिंग्स ऑफ अजंता। ये ऑल्सो जो है कॉपी किए थे अजंता के पेंटिंग्स को। ही पेंटेड हिज फेमस ड्राइंग दांडी मार्च, जो कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था अंग्रेजों के खिलाफ, वो लोग टैक्स वगैरह का कुछ सीन था, उसके अगेंस्ट उन्होंने गांधी जी को भी एक पोर्ट्रेट में से पोर्ट्रेट में पेंट किया गया था, पेंट किए थे गांधी जी के दांडी मार्च को भी। ठीक, उसमें गांधी जी को दिखाया था। ही ऑल्सो पेंटेड अबाउट 16 पेंटिंग ऑन हैंडमेड पेपर फॉर हरिपुरा कांग्रेस सेशन। और हरिपुरा में कांग्रेस सेशन मतलब मीटिंग था, उसमें इन्होंने 16 पेंटिंग जो है पेंट किया हुआ था उसके ऊपर। ठीक है, बाय ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ महात्मा गांधी के रिक्वेस्ट पे। तो यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि कैसे कैसे इंडियन आर्टिस्ट जो है अपने अपने हिसाब से कंट्रीब्यूट कर रहे थे नेशनल फ्रीडम मूवमेंट में। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद गगनेंद्र नाथ टैगोर जो हैं वो भी पेंट बनाते हैं। जरिया वाला जो बाग जो था, हत्याकांड हुआ था जिसमें बहुत ज़्यादा इंडियंस को मार दिया गया था ब्रिटिश के द्वारा, जो कि मतलब ये जो है ये जो मतलब इस पे जो पेंटिंग बनाते हैं, तो ये जो है इंडियंस के अगेंस्ट हेट का भावना, नफरत का भावना लाता है, मतलब इंडियंस में लाता है ब्रिटिशर के अगेंस्ट। ठीक है, जिसमें कि इस पे मतलब इसमें ये दिखाते हैं कि कैसे जो है ब्रिटिशर ने एकदम नंगा क्रूएलिटी मतलब दिखाया है, एकदम मतलब क्या उसको बोले, मतलब एकदम एक्सटेंट मतलब इंटेंस मतलब क्रूएलिटी दिखा दिया इंडियंस को एक साथ उतना मार के। ठीक है, तो ये भी पेंटिंग जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इससे भी काफी ज्यादा लोग इंस्पायर हुए थे। ठीक है, आशित कुमार हल्दर जो थे, ये भी जो थे इनको जाना जाता है फॉर प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटिंग केव आर्ट ऑफ अजंता एंड बाग। ये भी जो थे ये काफी ज्यादा पेंटिंग अजंता और बाग केव्स पे किए थे, मतलब अजंता केव्स और बाग केव्स का जो पेंटिंग होता था उस पर किए थे। ठीक, आर्टिस्ट लाइक नंदलाल बोस, देवी प्रसाद रॉय चौधरी, अमृता शेरगिल, के वेंकटप्पा, राम गोपाल विजयवर्गीय, कृष्णेंद्र मुजुमदार, आशित कुमार हल्दर, गगनेंद्र नाथ टैगोर, जामिनी रॉय और मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई, MAR चुगताई जिनको बोलते हैं, एंड अविंद्रनाथ पेंटेड ए नंबर ऑफ थीम्स रिलेटेड विथ फाइट फॉर इंडिपेंडेंस। ये सारे आर्टिस्ट जो हैं, ये सारे आर्टिस्ट जो हैं इन्होंने बहुत ज़्यादा पेंटिंग किया था। ठीक है, मतलब ऐसा पेंटिंग किया था जिससे लोग को इंस्पिरेशन मिले। ठीक है, फाइट करे अपने इंडिपेंडेंस के लिए, इस तरह का पेंटिंग इन्होंने किया हुआ था। ठीक है, दे ऑल्सो हेल्ड आर्ट एग्जीबिशन एंड पब्लिश देम इन मंथली मैगजीन्स लाइक मॉडर्न रिव्यू एंड प्रवासी, जिनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, ये बंगाली मैगजीन है। तो इन्होंने पेंटिंग तो किया, साथ में इनको पब्लिश कराया मंथली मैगजीन्स में कि इसको देखे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका रीच हो। ठीक, दे स्प्रेड नेशनलिज्म इन कंट्री थ्रू देयर आर्ट वर्क। ये जो है कंट्री में नेशनलिज्म, देशभक्ति की भावना को फैलाना शुरू किया अपने आर्ट वर्क के थ्रू। इन दिस वे द इंडियन आर्टिस्ट कंट्रीब्यूटेड इन द नेशनल फ्रीडम मूवमेंट। इस तरह से जो है इंडियन आर्टिस्ट ने कंट्रीब्यूट किया नेशनल फ्रीडम मूवमेंट में। तो आई होप आपको सारा चीज अच्छे से समझ में आ गया होगा सॉरी। ठीक है, ये वीडियो लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि इसमें कंटेंट ज्यादा था। ठीक है, इसमें आपको ओरिजिन एंड डेवलपमेंट वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को थोड़ा सा पढ़ना अच्छे से। ठीक, पेंटिंग्स तो आपको वैसे भी अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो लेक्चर को खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक करिएगा, इससे मैं भी मोटिवेटेड फील करूंगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हाँ, शेयर आप लोग नहीं कर रहे हैं यार, अपने दोस्तों के साथ जरूर करिए शेयर, जिससे मेरा भी मोरल बूस्ट होगा। थोड़ा शेयर वगैरह करिए। कोई सजेशन, कोई क्वेरीज हो कमेंट करके एकदम डेफिनेटली पूछिएगा। चैनल पे नए हैं आप लोग तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा
बेल बटन दबा दीजिएगा, जिससे जब भी मैं अब यूनिट 4 का वीडियो लाऊं, यानी कि मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट, वन शॉट वीडियो आएगा, 7 से 10 दिन के बीच में आएगा, तो उसका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट मिल जाएगा अगर आप लोग बेल बटन प्रेस कर दीजिएगा तो। ठीक है, तो चलिए बाय बाय। इसी के साथ हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में।